Okay, Abhinav, how are you? Fine, how are you? I'm good. So, let's start today's session. This session is Yes, all about interview skills, presentation skills, and study schedule, and lot more things. So, hello everyone. I am Aditya Jawar, and today we have with us the young and dynamic personality, Mr. Abhinav Agarwal. He secured All India 13th rank in CMA final. He is currently working as fund manager or deputy manager in NLC India Limited. NLC India Limited is actually a government company and which has been recognized as a Navratna company. It is one of the best company in India. He is currently working at that company. So, अभिनव जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताइए। बस पहले तो सो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये मुझे मौका देने के लिए, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों को, स्टूडेंटों के साथ शेयर कर सकूं। ये प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आओ कोई बात नहीं। सो आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मिस्टर अभिनव जी ने ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल किया था सीएमए फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे अभिनव जी ये है कि कैसा लगता है किसी इंसान को ऑल इंडिया 13th रैंक लाकर? जब किसी इंसान का ऑल इंडिया रैंक आता है तो कैसा अनुभव होता है? आप एक तरह से समझ सकते हो कि मतलब आप पागल हो जाते हो। उस समय जो आपका एक्साइटमेंट होता है वो बियॉन्ड लेवल होता है। ओके। एंड मेरे लिए तो मतलब मेरा एक ड्रीम कम ट्रू था। मैंने पहले सोचा था कि मैं लेके आऊंगा, तो उसके लिए जब मैं देखा कि मेरा अचीवमेंट आ गया है, तो वो जो खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस, अपने पापा मम्मी के चेहरे में वो प्राउडनेस, वो आप बोल नहीं सकते, आप बयान नहीं कर सकते उस चीज को। ओके, मेरा यही सवाल है कि जब आपके पापा मम्मी ने को पता चला कि मेरे बेटे का ऑल इंडिया रैंक आया है तो उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? दे वर लाइक वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। उन्होंने से जब बात हुआ, उन्होंने जब बोला, मतलब ऐसा फील होता कि मतलब वो लोग रोने वाले हैं, मतलब जैसे खुशी की आंसू होती है ना, मतलब उस टाइप से या वाला फील हो रहा था। तो आप समझ सकते हो मतलब कितना खुशी होंगे वो लोग। मेरे साथ भी ये सेम सीन हो चुका है। एंड जब मेरा भी ऑल इंडिया रैंक आया था और मेरा जब रिकॉर्ड बना था तब मेरे पेरेंट्स की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अगला सवाल ये है आपसे अभिनव जी, क्या आपने सोचा था कि आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा? क्या आपको पता था पूरा कि मेरा ऑल इंडिया रैंक कंफर्म है? एग्जाम देने के बाद मतलब आप ये बोल नहीं सकते कि आपका रैंक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप तब प्रे करते हो कि आप जैसे जैसे आपको पास होना है। लेकिन पहले से मैं डिटरमाइंड था बहुत कि मुझे लाना है, एंड मैंने प्रिपरेशन भी वैसे उस तरह से किया था। तो आप जैसे मैंने एग्जाम दिया, मुझे था कि हाँ अराउंड 500 मार्क के करीब आना चाहिए। ओके। उतना ही आया, और फिर देखा कि ऑल इंडिया रैंक भी आ गया, तो फिर वो डबल खुशी हो गई मतलब। फिर तो मतलब एकदम खुशी खुशी हो गई होगी घर में। बिल्कुल। ओके जी। जी, मेरा आप ये सवाल है, काफी बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हमें सीए सीएस या कुछ भी बनना है तो हमें बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है भाई, प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना है तो हमें बहुत सारे घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप जनरली? मेरा कोई वो नहीं था कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है। या आपने सही कहा कि सब लोग भोजन बोलते हैं कि तुम्हें सीए पढ़ना है या सीएमए बनना है तो तुम्हें 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। पर मेरा ओके। मानना है कि आप अपना एक टारगेट सेट कीजिए, उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए, और अपना जितना आपको लग रहा है कि आप और पढ़ पाओगे तो आप पढ़िए जितना आपका मन है। अगर आप मन नहीं है, फिर आप बस पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगी। आप पढ़ तो लोगे लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। तो मेरा बोलना है कि अपना मन को उस वे में लेके जाइए ताकि आपका मन भी बोले कि हाँ मुझे पढ़ना है, और उतना पढ़िए आप। आप कितने घंटे पढ़ते थे आप खुद? 8-10 घंटा तो पढ़ता था मैं भी, 8-10 कोचिंग को घंटे लेके। मतलब? ओके। मतलब सीए करना है या सीए में करना है तो 8-10 घंटे तो हमको पढ़ना ही चाहिए। इतना हो जाता है आपको। आपका कोचिंग चलते रहता है तो अराउंड
6 to 7 आवर्स कोचिंग में लग जाता है आपका। 3-4 घंटा आके घर में तो पढ़ना पड़ेगा ही, वरना आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, जो पढ़ाया है उसको समझ नहीं पाओगे। So according to you, is coaching very much important? कोचिंग इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उसका कैपेबिलिटी कैसा है। एंड टाइम, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, टाइम इज द मेन कंस्टेंट। आपके पास टाइम नहीं होता है इतना कि आप खुद से पढ़ो, क्योंकि जब खुद से पढ़ोगे तो इट विल टेक अराउंड 4-5 months टाइम टू ओनली कंप्लीट द कोर्सेज, और आई थिंक मोर फॉर वन ग्रुप। बट जब कोचिंग में पढ़ते हो तब ऑलरेडी कोई आपको समझा रहा होता है कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, तो वो इतना पढ़ना नहीं पड़ता डीपली। लेकिन अगर कोई खुद से पढ़ता है तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो नॉलेज होगा वो शायद स्टूडेंट टीचर से में भी ज्यादा हो सके। ओके जी, ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूं, ऑल इंडिया रैंक आप जो लाए हैं तो उसके लिए आपको क्या मोटिवेशन मिलता था, मतलब क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? व्हाट वाज मोटिवेटिंग यू टू गेट ऑल इंडिया रैंक? व्हाट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड दैट? देखिए, जब मैंने एचएस के बाद ना सी में सफर स्टार्ट किया, तब काफी लोग थे जो बोलते थे कि मतलब वाई नॉट सीए, वाई सीए में, आपने सीए में क्यों चूज किया, सीए कर लेता। उस टाइम में जब मैं स्टूडेंट था, मुझे भी पता नहीं होता ये कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा नहीं है, सब कंफ्यूज होते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं है मार्केट में। फिर मैंने देखा मार्केट में कंपटीशन भी है, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सी में ही करूंगा और उसमें रैंक लाके दिखाऊंगा। एंड फिर मम्मी पापा लोग का जो मेरे पर भरोसा था, एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये तुम कुछ कर सकता है, तो उन लोगों के चेहरे में वो खुशी लाने के लिए भी मेरा एक था कि मुझे लाना है इस रैंक। मतलब आप पहले से डिटरमाइंड थे कि मुझे ऑल इंडिया रैंक हासिल करना ही है? जी हाँ। ओके ओके, सो एक जो सवाल है, स्टडी शेड्यूल कैसे होना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, प्रोफेशनल एग्जाम में जैसे मैंने कहा आपको पहले ही, एक टाइम कंस्टेंट रहता है। आपका दिन में 24 घंटा, अगर आप 8 आवर्स भी सोते हो, जो कि बहुत है, 8 आवर्स अगर ट्यूशन भी आपका रहता है 16 घंटा, फिर भी आपके पास 8 आवर्स बचता है कि आप पढ़ सकते हो। 2-3 घंटा मान लिया कि आप खाना पीना में, मस्ती करने में निकाल दिया, फिर भी 6 आवर्स इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, मुझे क्या लगता है क्या गलती करते हैं, जो मैंने भी स्टार्टिंग में गलती की थी, हम लोग जो ब्रेक लेते हैं बीच बीच में, हम लोग पहले ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद खाना भी खाएंगे, तो डबल ब्रेक हो जाता है उसमें। तो हम लोग अपना ब्रेक को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि जो ब्रेक ले रहे हैं उसमें दूसरा काम भी कर रहे हैं। जैसे अगर ब्रेक ले रहे हैं तो हम लोग नहाने चले गए, उसमें खाने चले गए, तो माइंड को रेस्ट भी मिल रहा है और एक काम भी होते जा रहा है, तो हम लोग टाइम इसमें सेव कर सकते हैं। ओके, और हर 2 घंटे में एक ब्रेक लेना जरूरी है मेरे ख्याल से। हर 2 घंटे में एक ब्रेक लेना ही चाहिए, सही बात है बिल्कुल की, क्योंकि 2 घंटे बाद ऐसा साइंस भी कहता है कि हमारा माइंड जो है ना वो थक जाता है। सो बिल्कुल। हमेशा डेफिनेटली आपको ब्रेक लेना ही चाहिए हर 2 घंटे के बाद। तो सुनिए स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअसली कभी भी सिटिंग मत कीजिए। मतलब कुछ बच्चों को मैं देखता हूं वो 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूअसली सिटिंग करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है, एफिशिएंसी नहीं आ पाता है। जितना आप लर्न करते हो उतना पूरा लर्न आपके दिमाग में नहीं बैठता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़िए। भाई 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद वापिस 2 घंटा और पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया, ऐसे पढ़िए। ऐसे आप ऑल इंडिया रैंक भी हासिल कर सकते हैं, जैसा अभिनव जी ने किया है। ओके, सो अभिनव जी, अब ये है कि काफी बच्चे जो प्रोफेशनल एग्जाम्स में एनरोल होते हैं, उनके अंदर डर बहुत रहता है प्रोफेशनल एग्जाम्स का कि ये तो सीए है, ये तो सीए में है, बहुत टफ होगा। मतलब एक डर बच्चों के मन में बहुत रहता है। इस डर को कैसे रिमूव करना चाहिए हमें? देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी लाइन हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ोगे एंड अपना जो आपका मुकाम है वो हासिल करोगे। ठीक है। एंड डरने का क्या है, जो अगर कोई और कर सकता है वो चीज, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये समझना बहुत जरूरी है कि बाकी कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे, सब इक्वल है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाए आपको, वो हो सकता है, लेकिन एट द एंड आप करके दिखा पाओगे आराम से।
बस करने का वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और आपको डिटरमाइंड होना कि मुझे करना है बस। बहुत बढ़िया बात कही अभिनव जी आपने कि जब दूसरा व्यक्ति कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी सही बात बात से है। डरना नहीं चाहिए इंसान को कि अगर ये कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा, क्या बड़ी बात है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया। ओके, काफी बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, भाई काफी बच्चे क्या करते हैं, मान लो 4 महीने 5 महीने बहुत पढ़ाई करी, जैसे ही एग्जाम उनके पास नजदीक आने लग जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका क्या रीजन है, उन डिप्रेशन को उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, जो हम लोग जो भी प्रोफेशनल एग्जाम होता है इससे हम लोग अराउंड 1 ईयर पढ़ते हैं रेगुलर। फिर कंस्टेंट पढ़ाई बहुत जरूरी होता है, कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए होता है इसमें। तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं इसमें कि लोग स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं कि नहीं मुझे करना है करना है करना है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में वो लोग थोड़ा मस्ती मजाक करना, थोड़ा आउटिंग में जाना, सब भूल जाते हैं, एक ब्रेक तक नहीं लेते हैं, स्लीपलेस नाइट गुजारते हैं। तो उससे माइंड में धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ते रहता है, जो उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन एट द एंड आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स माइंड जवाब दे देता है कि आप मैं नहीं सकूंगा यार, बहुत हो गया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हर दिन एक आदमी को जब भी आप पढ़ रहे हो, जो मैंने बोला ब्रेक लेने वाला बात, वो तो लेना ही चाहिए। ऊपर से अपना अपने घर से कुछ देर के लिए 15 मिनट 20 मिनट के लिए एक बार बाहर जाइए, थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ा बाहर का वातावरण को देखिए, ताकि आपका माइंड जो है उसको अपना स्ट्रेस को कम कर सके। मैं इसमें आपको बोलना चाहूंगा एक्चुअली, जैसे प्रेशर कुकर होता है आपका, उसमें एक सीटी होती है जो उसका गैस निकाल देती है, कि ये भी वैसे ही काम करेगा कि आप मतलब बाहर जा रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम कर देगा, फिर से स्ट्रेस फिर से कम कर देगा। तो डेली आउटिंग थोड़ा जरूरी है, ज्यादा नहीं, 15 20 मिनट आधा घंटे के लिए मैक्सिमम। तो आपके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि बच्चों को पूरा पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी करना चाहिए, जो उनकी हॉबीज है बिल्कुल उनको उनको मतलब टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। ओके, वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज तो वैसे कुकिंग एंड डांसिंग है। कुकिंग एंड डांसिंग, ओके। क्या बना लेते हैं आप अच्छा? वैसे तो सब कुछ ही बना लेता हूँ, जो भी मन करता है बस बना लेता हूँ। ओके, चलिए अगला ऐसा है, बच्चे क्या अभी जैसे अभी सब जन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इनका एग्जाम आने वाला है, ये तो इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा बहुत बच्चे बेचारे डिप्रेस्ड हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम्स आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं, पोस्टपोन हो गए। सो मेरा ये सवाल है, एग्जाम बस आने ही वाला है, अगले मंथ में उनका एग्जाम है सभी बच्चों का नॉर्मली। सो वो जो 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिख रहे होते हैं, सो वो 3 घंटों को आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स हासिल हो सके। और आपने अपने पेपर में ऐसा क्या लिखा था और ऐसे आप कैसे लिखते थे, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी जिससे आपको ऑल इंडिया रैंक हासिल हुआ? देखिए, जब सीने का जो एग्जाम होता है वो रेगुलर होता है, 8 पेपर 8 दिन में होता है। और एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए मिनिमम 2 डेज चाहिए होता है, अगर प्रॉपर्ली से रिवाइज करो तो आप। लेकिन 2 दिन तो नहीं, आधा दिन मिल रहा होता है आदमी को, कि सुबह एग्जाम जाके आके दिए, नेक्स्ट डे फिर एग्जाम है। तो उसमें आपको ये जो प्रिपरेशन है बहुत पहले से करनी पड़ती है। एंड रहा बात वो 3 घंटा का, तो उसमें आपको खुद के अंदर बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है कि आप लिख सकते हो, जो भी आए आपको पता है। इतना अपने मन को समझा लो कि हाँ, जो भी पेपर आए आपको वो पता है। अगर कॉन्फिडेंस ना आ गया ना आपके मन में, मैं बोलता हूँ पेपर तो अच्छी जाने ही है, कुछ भी हो जाए चले। एंड आपको उसमें बहुत रिलैक्स फील होगा, कुछ सम नहीं भी हो रहा है सपोज, या आप मिस कर गए, या सपोज आपका डिले हो गया कोई सब्जेक्ट आंसर लिखने में, कोई बात नहीं, अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा ब्रेथ लो, ताकि अगर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा ना, आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे चीजों को। एंड अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है, सपोज आप फिर भी बहुत स्ट्रेस हो एग्जाम में, टेक ए ब्रेक, गो टू वॉशरूम, आपका थोड़ा उसमें भी बहुत हेल्प होता है, मुझे ऐसा फील हुआ। ओके, आपके कहने के हिसाब से मतलब अगर बच्चे की प्रिपरेशन पहले से रहेगी तो उसको डर नहीं लगेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एक्चुअली। आदित्य जी, मैंने क्या बोला आपको कि जो 3 घंटा एग्जाम है, देखिए पढ़ते सब है, बच्चे क्या है कभी कभी पैनिक कर जाते हैं कि नहीं
यार इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं सकूंगा। वो जो डर है ना, वही आदमी को हराता है। आपको उस डर को हराना है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैंने पूरा बुक पढ़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लिख पाऊंगा, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ओके। बस हो जाएगा। इन शॉर्ट, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर एंड तक रहना चाहिए। बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस हाँ। अगर बच्चे के अंदर हो गया तो वो झंडे गाड़ देगा एकदम। एकदम। ओके, ठीक है। एक आजकल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत ज्यादा मोबाइल पे ऊपर टाइम वेस्ट करना, पबजी खेलना और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना। फिर अगर जैसे इंस्टाग्राम, बहुत ज्यादा बच्चों को क्या है, इंस्टाग्राम एडिक्ट हो चुका है आजकल के बच्चे। सो बिल्कुल। इंस्टाग्राम, आप ये सब आप भी वापरते थे अपने वक्त में? मोबाइल आप भी वापरते थे इतना ज्यादा? जब मैं स्टार्टिंग में, जब इंटर, उसके बाद वो आर्टिकलशिप किया था, तब मैं यूज करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा काफी टाइम मॉल में स्पेंड हो रहा है, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग दो तीन जन ने डिसाइड किया, आज से मोबाइल बंद, आज से सिर्फ डब्बा फोन चलेगा, छोटा फोन, उसमें फोन जाएगा और फोन आएगा। ओके। और उसमें मैं आपको बोल सकता हूँ कि मुझे काफी, मतलब अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट मिला, अपने पीस ऑफ माइंड में इंप्रूवमेंट मिला, बहुत ज्यादा। तो मैं सो सजेस्ट करना अकॉर्डिंग, चाहूंगा कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, कि आपका इतना एडिक्शन नहीं है, सपोज कि आपको एडिक्शन नहीं है कि आपको मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो, बाबा आपका फोन में हाथ जा रहा है, वेट कर रहे हो किसी का मैसेज का, तब इट्स ओके। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एडिक्शन है ना, आप छोड़ के देखिए। 5-6 महीने अगर आप छोड़ के दोगे तो कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन आप क्या पता उसमें रैंक आ जाए आपका, तो ये बहुत जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू यू, मोबाइल हमारा दुश्मन है वैसे बच्चों के लिए? एज ए स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल उनका दुश्मन बिल्कुल। है ही? एक और बात मैं इसमें बोलना चाहूंगा एक्चुअली, हम जरूर। जब पढ़ते हैं, हम लोग का जो आई से ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस रहता है, आंखों सही में है। बहुत प्रेशर पड़ता है कि हम लोग जब पढ़ते रहते हैं, क्योंकि दिन में 8-10 घंटे पढ़ना, तो आंखों में काफी मतलब काफी प्रेशर पड़ता है। उसके ऊपर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ब्रेक लेते हैं 2 घंटे बाद, उसमें ये मोबाइल यूज करते हैं। सही है। अगर उसमें पबजी खेलेंगे तो आंख में डबल प्रेशर पड़ रहा है, तो रेस्ट कहां से मिला, ब्रेक कहां से हुआ? बिल्कुल सही वो बात समझ है, बिल्कुल सही। कि बहुत उसमें अच्छा। आइस को रेस्ट दो। अगर आप बात भी कर रहे हो किसी से, अगर किसी से बात करना है, चैटिंग नहीं करके फोन करो और आइस बंद करके बात करो, ताकि आइस को रेस्ट मिलता रहे आपका। ये बहुत जरूरी है। बीच में थोड़ा नैप लो, छोटा छोटा, तो आपका आइस रेस्ट लेगा, तो अपने आप फिर से डबल एफिशिएंसी से काम करेगा वो। बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभिनव जी आपने कि बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चे हमेशा आंखों को आराम नहीं देते। मेरा बिल्कुल। शायद रुक गया है, रुक गया मेरा वीडियो, क्या हुआ पता नहीं है। ओके, आपके भी रुक गया मेरा वीडियो या चल रहा है? नहीं, मैच चल रहा है। पता नहीं, मेरा रुक गया पूरा। एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए आप। नेट तो बरोबर वर्किंग है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं, आवाज आ रही है आपको कंटिन्यूसली? मेरा वीडियो हाँ दिख रहा हाँ, है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वीडियो? वीडियो नहीं दिख रहा है, बस आपका आवाज आ रही है। ओके, रुक गया है मेरा वीडियो। क्या हो गया आई अचानक थिंक से? वी कैन कंटिन्यू विद दैट। रुक गया मेरा, क्या हो गया इसको? रिकनेक्ट करें क्या? नहीं कोई बात नहीं, ये रुक गया मेरा वीडियो, पता नहीं ब्लर हो गया अचानक। मेरा वीडियो तो चल रहा है। ओके, एक मिनट में दोबारा वापस। ओके, अभी अभी चालू हो गया ये? चालू है ये? चेक करना एक बार। टेलिंग दैट फॉलो दैट यू स्टार्टेड अ लाइव वीडियो। ओके, अभी अभी ज्वाइन हो चुका है वापस? हाँ। ओके, सो अभी क्लियर? अभी कुछ अटक तो नहीं रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी बिल्कुल क्लियर है। ओके जी। सो हाँ, मेरा सवाल जो था कि मोबाइल आप खुद यूज करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप यूज नहीं मैंने बोला करते ना, थे अपने मोबाइल को? मैंने ले लिया था।
मैंने छोटा वाला फोन ले लिया था, तो जब अगर मुझे ब्रेक किसी से बात करना है, मैं आइस बंद करके लेट के आराम से बात करता था। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आइस को रेस्ट देना जरूरी है। स्टूडेंट सुनिए, ये बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तब आप ऑलरेडी अपनी आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उससे होता है कि हम ऑलरेडी 2 घंटे 3 घंटे से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उस समय हमारी आंखों को हमें रेस्ट देना चाहिए। जैसा कि अभिनव जी ने बिल्कुल कहा, वो उसके बावजूद भी मतलब पढ़ाई करा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, वापस इंस्टाग्राम चला लिया, बिल्कुल किसी को स्टोरी शेयर कर दिया, जो भी। आप ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वापस, और माइंड जो है ना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अगली बार से जब भी पढ़ाई करें तो ये याद रखिए कि थोड़ा मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। मोबाइल के टाइम फिक्स कीजिए कि फॉर एग्जांपल मैंने रात को आधा घंटा यूज करना है। फॉर एग्जांपल रात को आप 9 से 10 के बीच में आप यूज करेंगे। इससे क्या होगा, एक खुद के अंदर भी एक हैबिट बन जाती है। दूसरी चीज, पढ़ाई इफेक्टिवली होगी, जो आपने पढ़ा है वो पूरा दिमाग में याद रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जी हाँ। अभिनव जी, ठीक है। मस्ती करते थे क्या आप? मस्ती? जी बिल्कुल, मस्ती क्यों नहीं, मस्ती तो जरूरी है यार। मीन्स आपको देखिए, जब पढ़ाई पढ़ाई का इतना जब प्रेशर है आपके माइंड में, तो मस्ती क्या करेगा, आपका माइंड का प्रेशर निकालेगा। आपको थोड़ा फन चाहिए होता है लाइफ में। अगर वो नहीं रहेगा ना, जैसे आपने बोला कि आदमी जब पढ़ते हैं तो वो स्ट्रेस आ जाते हैं, लोग आपका डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो होना ही है फिर वो। तो उसके लिए मस्ती बहुत जरूरी है, ताकि उससे आप अपना स्ट्रेस कम कर सको, आपको बाद में एंड में डिप्रेशन में नहीं जाना पड़े। ओके, मस्ती में आप क्या करते थे? देखिए, मैं हॉस्टल में था अपने सीएमए के टाइम में। तो हॉस्टल में तो आपको नहीं पता था, लेकिन हॉस्टल में इतना मस्ती होता है कि सारे दोस्तों के गए रूम में चले जाओ, थोड़ा अड्डा वगैरह मार लिया और बातचीत वगैरह कर ली। हम लोग के लिए वही काफी था कि गाना चल रहा है और हम लोग अड्डा मार रहे हैं, आराम से मस्ती मार रहे हैं, बस मजाक वजाक कर लेते थे। ओके, सो क्रिकेट खेलते हैं? बिल्कुल। कौन सा फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट धोनी है। क्यों? उसका स्टाइल जो है वो अच्छा लगता है, मतलब बैटिंग करने का। बैटिंग करने का स्टाइल अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है धोनी के अंदर? कैप्टेंसी है, जो डिसीजन मेकिंग करते लेते हैं, वो बहुत लाजवाब है उनका। तो धोनी को क्या हम हमारी स्टडीज से रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे? आप देख सकते हो कि आपने अगर उनका मूवी देखा होगा MS धोनी का, हाँ जी। तो उन्होंने अपने कैसे अपना करियर चुना, कैसे उन्होंने एक क्लास 11-12 के स्टार्टिंग से, जब उनका एग्जाम चल रहा था, उनका कितना डिटरमाइंड थे वो अपना क्रिकेट को लेकर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे कि ये वो अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही अगर स्टूडेंट अपने लाइफ में उनका जो गोल है, उनका कोई भी करियर ऑप्शन है, अगर जो चूज कर रहे हैं, अगर उसमें वो कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एस धोनी ने अच्छा किया, वो भी करेंगे। हो सकता है कि 1 साल डिले हो जाए, 2 साल डिले हो जाए, बट एंड हमेशा अच्छा होगा, इसकी गारंटी है। ओके, नवीन कुमार कसवा जी ने लिखा है कि धोनी कैप्टन कूल है। बिल्कुल सही। मैं यही पॉइंट सुनना चाहता था एक्चुअली अभिनव जी से, कि धोनी जो है कैप्टन कूल के नाम से हम मतलब वो जाने जाते हैं। हम उनसे क्यों जानते हैं? क्योंकि कूल माइंड है। एग्जाम में भी बच्चों आपको ऐसा ही चाहिए। अगर आप टेंशन लेके काम करोगे ना, तो कभी पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ये याद रखिए। एकदम ये तो ठंडे है। दिमाग से, मतलब अपन को कुछ सोचना ही नहीं है कि आगे 3 दिन बाद क्या होने वाला है, दुनिया का क्या होने वाला है, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ मत सोचिए आप एकदम ठंडे दिमाग से। अब धोनी का मेरे को बहुत अच्छा लगता है। धोनी मेरा फेवरेट प्लेयर है। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है, धोनी को फॉर एग्जांपल एक ओवर बचा है लास्ट का, 20 रन या 15 रन भी चेस करने हैं, बट वो इंसान 100 में से 90 बार वो चेस कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि एकदम ठंडा दिमाग से काम करता है, एकदम ठंडा, कोई टेंशन नहीं है। आज वो विराट कोहली को आप देखो, वो बेचारा प्रेशर में आ जाता है। सो ही इज कूल एग्रेसिव हो माइंडेड। जाता है। सो वही चीज तो मैं इसमें चाहता हूं बच्चों के साथ, आप हमेशा कूल माइंडेड रहिए। जितना कूल माइंड रखेंगे ना, ठंडा रखेंगे अपने दिमाग को, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। ऐसा हिंदी में कहावत है, अपनी जबान पे शक्कर और दिमाग के ऊपर बर्फ। ये हमेशा रखिए जीवन में, अगर सक्सेस चाहिए तो। क्या जबान बात में कही आपने। शक्कर और ऊपर दिमाग के ऊपर बर्फ। इसका मतलब आपकी जुबान एकदम मीठी होनी चाहिए, और दूसरा आपका दिमाग एकदम ठंडा होना चाहिए, बर्फ की तरह। दुनिया में आपको सक्सेस से कोई
छोड़ नहीं सकता, मतलब कोई आपको हरा नहीं सकता है। बिल्कुल। ओके, आज का इंटरव्यू बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इंटरव्यू मैंने आपके लिए बहुत सारे सवाल तैयार करके रखे हैं। सो एक के बाद मैं आपको पूछता जाऊंगा सवाल कंटिन्यूसली, और हमारे बच्चे भी बाद में आपको सवाल पूछेंगे जो भी उनको डिफिकल्टीज आती है। सो सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि मॉक टेस्ट पेपर जो बच्चे देते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, तो क्या मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत जरूरी होते हैं? क्या बच्चों को देना चाहिए मॉक टेस्ट पेपर? जी बिल्कुल। आपको मॉक टेस्ट पेपर देख के मतलब एक आइडिया मिलता है कि पेपर किस ढंग से आएगा और आप कौन से जगह पे अभी खड़े हो। जैसे आप अपने मॉक टेस्ट पेपर देते हो, जब 3 घंटा का पेपर है, तो 3 घंटा आप सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो एंड उसको डेडिकेटली अपना सम सोल्व करो। आप कितना मार्क का सोल्व कर पाए, 70 मार्क, 80 मार्क, 90 मार्क, 100 मार्क, कितना आपका प्रेशर आ रहा है, कैसे आप डिलीवर कर रहे हो, तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या 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 आपको आता है, क्या क्या नहीं आता है, आपका स्पीड क्या है, आपको अपना कितना स्पीड बढ़ाना है, स्टार्टिंग से स्पीड रखना है, बाद में स्पीड रखना है, सब कुछ आपको पहले से समझ में आ जाएगा। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। मतलब नेट प्रैक्टिस पहले करना जरूरी है। क्रिकेट के बहुत अगर मेन जरूरी है, मैदान पे जाना है तो नेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, सचिन तेंदुलकर जब 3 घंटे का 1 घंटे का मैच खेलना होता था ना, तो 12-12 घंटे पहले नेट प्रैक्टिस करता था, तब जाके वो 1 घंटे का मैच बढ़िया कर लेता था। वैसे ही आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो आपकी एक तरह की नेट प्रैक्टिस की तरह। जब तक अब अगर आप नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम का पेपर आने वाला कैसा है। तो होगा क्या, जो पहला बॉल आएगा वो सीधा मैच के अंदर आएगा, मतलब एग्जाम के अंदर आएगा। यही देखिए, एक ने और अभी यहाँ पे कमेंट लिखा है किसी ने कि मॉक टेस्ट इज द की टू एंट्रेंस एग्जाम। बिल्कुल सही, मॉक टेस्ट ही सबसे जरूरी है। सो कोई भी बहुत बच्चे जरूरी है। मॉक टेस्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है, आपको रैंक हासिल करना है। जैसा अभी अभिनव जी ने कहा कि मॉक टेस्ट हमको क्या है, पहले से बता देता है कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या लिखना है। आप कितने मॉक टेस्ट दिए थे? आपके हिसाब से कितने मॉक टेस्ट बच्चों को देना चाहिए? मेरे हिसाब से पर पेपर अराउंड 2-3 बार तो सोल्व करना चाहिए। पर पेपर? मतलब पर सब्जेक्ट 2-3 पेपर सोल्व करना चाहिए। ओके, कम से क्योंकि कम आप 2-3 पेपर तो सॉल्व करना ही चाहिए। जब पहली बार सोल्व देखिए करते कम हो तो आपको समझ में, तो आप पूरे अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है आपके साथ, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी बार तीसरी बार में आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा खुद के अंदर कि आप वो अच्छा कर सकते हो, तो आप अच्छे से एग्जाम में डिलीवर कर पाओगे आप। तो दिस इज द मिनिमम, 2-3 तो मिनिमम है। करना ही चाहिए। ओके ओके, अगला सवाल ये है, काफी बच्चे जो प्रोफेशनल एग्जाम्स देते हैं, चाहे सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, इन बच्चों के मन में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि एक ग्रुप देवे या 2 ग्रुप देवे। मतलब फाइनल, जैसे इंटरमीडिएट और फाइनल में क्या होता है, 2 ग्रुप होते हैं, आपको पता ही है। तो हाँ एक हाँ। ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप, बोथ ग्रुप एक साथ देने चाहिए? आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए फिर ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन। अगर कोई स्टूडेंट है जो मतलब इतना कैपेबल है कि दोनों को दे सकता है, तो बिल्कुल देना चाहिए उसको, मतलब कोई टेंशन के बिना बिल्कुल देना चाहिए उसको। एंड सेकेंडली, टाइम कंस्टेंट। अगर उस बंदे के पास टाइम है कि दोनों ग्रुप के लिए पढ़ाई कर सके, तो उसको ट्राई करना चाहिए हमेशा कि दोनों ग्रुप दे। क्योंकि दोनों ग्रुप देने से क्या होता है, आपको नेटवर्क में भी बहुत सारा आपको हेल्प मिलता है कि आप सपोज ग्रुप 1 में आप 400 लेके आ गए, या ग्रुप 2 में कुछ 390 लेके आ गए, ग्रुप 1 में 410 लेके आ गए, तब भी आप पास हो जाओगे। एंड जब आप दोनों को देते हो, आपका रैंक आने के चांसेस डबल हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है ये चीज, जो दोनों को देता है, अगर उनका एग्जाम थोड़ा और अच्छा गया है तो रैंक उनका आता है। एंड बच्चे क्या है, आपका आपका इंटर के बाद अराउंड 1 ईयर टाइम मिलता है पढ़ने का। अगर उस 1 ईयर को आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो इजीली आप दोनों को दे सकते हो। बस आपको स्टार्टिंग से रखना पड़ेगा माइंड में कि आपको दोनों को देना है। और मेरे टाइम में क्या हुआ था कि जब मैंने डिसाइड किया था कि दोनों को मुझे देना है, तब काफी दोस्त लोग भी होंगे आपके, या सीनियर्स होंगे, जो आपको बोलेंगे कि दोनों को मत दो, नहीं सकेगा, या फिर आप एक ग्रुप भी तुम्हारा नहीं निकलेगा। लेकिन आप खुद पे बिलीव कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि निकल जाएगा, तो किसी का मत सुनिए, बस दोनों ग्रुप में अड़े रहिए अपना। मतलब दोनों ग्रुप देना चाहिए, आपके सजेशन में ये है? बिल्कुल। देखिए बच्चों, मैं भी यही कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि हमेशा
बोथ ग्रुप ही देना चाहिए, क्योंकि बोथ ग्रुप जो होता है ना उसमें आपके पास होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि सेट ऑफ मिल जाता है हमें। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ग्रुप 1 में 190 लेकर आ रहे हैं, मतलब वो 40 वाला क्राइटेरिया तो हमने फुलफिल करना ही है भाई, सभी में 40 लाना ही है। फॉर एग्जाम्पल आप 190 लेके आ रहे हैं और ग्रुप 2 में आपकी अच्छी स्कोरिंग हो गई, ग्रुप 2 में फॉर एग्जाम्पल आपने 220 लेके आ गए, आप डेफिनेटली पास हो गए। अदरवाइज अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे होते तो आप 190 पे फेल हो जाते। सो ये सबसे बड़ा जो है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। सेकंड, जब बिल्कुल प्रिपरेशन हम लोग करते हैं तो शुरुआत से माइंड में ये रखो कि मुझे बोथ ग्रुप ही देना है। शुरुआत से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यही है कि बोथ ग्रुप, क्योंकि 8 महीने 9 महीने मोर देन इनफ है बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए। इवन अगर बच्चा 4 महीने भी मिलता है तो भी बोथ ग्रुप ही देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैंने भी मेरी लाइफ में सारे बोथ ग्रुप ही दिए थे हमेशा, और अभिनव जी ने भी जैसे बताया कि उन्होंने भी बोथ ग्रुप ही दिया, और इसकी वजह से ही रैंक आता है, इसकी वजह से ही रैंक आता है। और अगला जो होता है वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए बंदे के अंदर, डिटर्मिनेशन, फुल पावर कि भाई मेरे को करना ही, हासिल करके ही दिखाना है। सो बहुत बढ़िया अभिनव जी। अगला जो सवाल है वो ये है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? आपका ड्रीम क्या है? फ्यूचर गोल्स का मैं बात करूं तो अभी मैं से जॉब कर रहा हूं, जैसे आपने बताया। मैं अभी कुछ साल तो जॉब करना चाहता हूं, अराउंड 5 इयर्स के अराउंड आसपास। उसके बाद मैं सोच सकता हूं कि मैं शायद उसमें बिजनेस में शिफ्ट हो जाऊं, कि कोई बिजनेस कर लूं या फिर अपना फर्म, खुद का फर्म कर लूं। अभी मैं कुछ सोचा नहीं है उस बारे में फुल्ली, लेकिन हाँ 5 साल बाद सोचा है कि करना है सब कुछ। ओके, सो एक और जो मेरा सवाल है वो थोड़ा अलग है। इसमें ऐसा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ इंसिडेंट हुआ क्या? आपकी लाइफ में ऐसा कोई लाइफ इंसिडेंट या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में, जिसने आपकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया? ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में? मैं एक्चुअली बहुत स्टूडेंट के में जो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनमें से कई स्टूडेंट होंगे जो एक विलेज से आए होंगे या एक विलेज से बिलोंग करते होंगे। मैं भी एक छोटा सा विलेज से बिलोंग करता था। तो क्लास 10 तक जैसे मेरा कोई पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस खेल कूद में मस्ती में रहता था मैं। क्लास 10 के बाद मैं गुवाहाटी गया, मैं अपने मामा जी के साथ वहां पर गया था। तब मैं उनको देखा, उनका स्ट्रगल, कैसे लाइफ में स्ट्रगल करके अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, कैसे मैं समझा कि लाइफ का क्या है, जो स्ट्रगल दिखा उसमें मुझे। तो मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि गुवाहाटी जाना एंड उनके साथ काम करना, उनका एक्सपीरियंस उनका लेना। क्योंकि जब आप एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करते हो ना, जैसे आपका जब एज है 25 अराउंड, अगर आप सपोज कोई 50 इयर्स के अंकल या सर के साथ काम कर रहे हो तो आप उनका 50 इयर्स का एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो उनका जब एक्सपीरियंस मैंने थोड़ा बहुत गैदर किया, तब मुझे मेरा जो डायरेक्शन था पूरा ही चेंज हो गया। ओके, मतलब आपके जो मामा जी थे वो आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन सा, मतलब आपको इंस्पिरेशन उनसे मिलती थी, बहुत। उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है और वही आपको एक तरह से प्रेरणा देते थे कि आप सीए में करें। यस यस। सीएमए का तो नहीं, लेकिन लाइफ में जो सक्सेसफुल इंसान जो होता है उनसे बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसा होना चाहिए एक इंसान को, कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करनी चाहिए, कैसे हार्डवर्क करना चाहिए। उससे बहुत कुछ सीखने मिला था उनसे। ओके, सो एक चीज ये जाननी थी मेरे को कि आप अपना टाइम टेबल बनाते थे क्या? जब पढ़ाई करते थे तब आप अपना टाइम टेबल बनाते थे कि मुझे इस समय ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है, क्या ऐसा आप करते थे क्या? बनाया तो मैंने कई बार था, लेकिन वो फॉलो होती नहीं थी। बनाया तो बनाया मैंने कई बहुत बार बार था, था लेकिन फॉलो नहीं होता था। सभी फॉलो बच्चों के हो। साथ यही होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप जब कुछ पढ़ रहे होते हो, आपका अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया उस पढ़ाई में, तो आप फिर दूसरे सब्जेक्ट में मूव नहीं हो पाते जल्दी से। तो ऑब्वियसली वो मैं भी नहीं हो पाता था। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए बच्चे को, अपना सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हाँ इस सब्जेक्ट में इतना टाइम दूंगा। वरना क्या होता है, अगर बाकी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाता है फिर आपका एग्जाम में वो हैम्पर करता है। सब्जेक्ट वाइज लेकिन टाइम टेबल जरूर होना चाहिए बच्चे का, कि इतना चैप्टर है, इतना टाइम में इस चैप्टर को दूंगा,
ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मार्क्स इससे आएगा, तो उस तरह पे अपना स्मार्ट वर्क करना चाहिए एग्जाम से पहले। तो मतलब टाइम टेबल तो बनाना चाहिए बच्चों को, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमें। मिलती है। आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, मतलब देखिए एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर अगर है तो 5 चैप्टर जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और 5 चैप्टर इतना बस ठीक ठाक इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस 5 चैप्टर को कितना टाइम देना है, और जो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स है उनको कितना टाइम दोगे, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ओके और वैसे अपना टाइम टेबल होना चाहिए आपका। ओके। सो यू बिलोंग टू ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कुछ बहुत सारी कठिनाइयां हमको फेस करनी पड़ती है। तो आपके जीवन में भी ऐसी कोई कठिनाई आपको फेस करनी पड़ी थी? या बिल्कुल प्रॉब्लम समझ लीजिए, या फिर वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। कोई भी प्रॉब्लम को मैं प्रॉब्लम के लिए से नहीं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि एक उसको एक देखो कि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। जैसे मैंने बोला आपको, क्लास 10 के बाद मैं जब गुवाहाटी गया अपने मामा जी के यहाँ पे, उनके अंदर मैंने 2 इयर्स का ट्रेनिंग लिया कि कैसे दुकान मैनेज करा जाता है, कैसे लाइफ को में आगे बढ़ते हो आप लोग। तो मैंने क्लास 12 के बाद से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी। तो अपना जॉब करते करते मैंने अपना पढ़ाई किया है, जो मैं अपना जॉब से ही अराउंड 50% अपना खर्चा निकालता था। पापा और मम्मी लोग भी सपोर्ट करते थे वहां से। तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो अच्छा है आपके लिए, आप और ग्रो कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है। सो आपका क्या मानना है, फर्स्ट बेंचर रहना अच्छा है या लास्ट बेंचर रहना अच्छा है? देखिए एक्चुअली मुझे लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट बेंचर हो या लास्ट बेंचर हो। अगर आपको सच में इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में, आप लास्ट बेंच में होकर भी समझ जाओगे और आपका ध्यान उतना रहेगा। क्योंकि अगर आदमी को इंटरेस्ट नहीं है अगर, तो लास्ट बेंच में बैठे या फर्स्ट बेंच में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर वो आप नहीं ध्यान दोगे उसको सब्जेक्ट में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आपने। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है बच्चे का। और बिल्कुल सही कहा कि चाहे फर्स्ट बेंच पे बैठे या लास्ट बेंच पे बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो फर्स्ट बेंच पे भी सोएगा और लास्ट बेंच पे भी सोने ही वाला है। बिल्कुल। बहुत सही कहा कि इंटरेस्ट होना जरूरी है। बच्चों सुन लो, आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना रखना जरूरी है। जो भी आप पढ़ते हैं उसको लगन के साथ कीजिए। जब तक आप कोई चीज लगन के साथ नहीं करेंगे ना, डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करेंगे, तो आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हमारे लिए कि आप जो भी पढ़ते हैं इंटरेस्ट रखिए उसके अंदर। ठीक है। सवाल ये है कि जॉब अच्छा रहता है या बिजनेस अच्छा रहता है? काफी लोग के मन में, बच्चों के मन में ये रहता है कि जब हम सीए करें या सीएमए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, तब हम जॉब करें या बिजनेस करें। तो आपके हिसाब से क्या सही रहता है बच्चे के लिए? ये देखिए स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या चाहता है अपने लाइफ में। ओके। मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिजनेस डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड आप जब बिजनेस लाइन में घुसते हो, देयर इज नो रिटर्न बैक फॉर जॉब अगेन। आप फिर से जॉब के लिए आना, इट्स नॉट दैट इजी। तो अगर आप थोड़ा बहुत पहले जॉब एक्सपीरियंस करते हो कि हाँ जॉब में कैसा होता है, सर लोग से सीखो उसमें कि जॉब में कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। एक अपना एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कैसे आप एम्प्लॉय को मैनेज करते हो, कैसे अपना काम निकालते हो, कैसे अपना काम करवाते हो, उनका बिजनेस डिसीजन, वो सीखने के बाद अगर आप बिजनेस में जाओ तो आपका तरक्की थोड़ा उसमें ज्यादा परसेंटेज ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है मेरे ख्याल से। जो पॉसिबिलिटी है आपका सक्सेस का तो बढ़ जाता है। मतलब हमें ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की क्या सही है। प्लीज सेव द वीडियो बिफोर द लाइव सेशन एंड्स। ओके ओके अंकिता, वी विल डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज हमें ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालना है। सो हम डेफिनेटली सेव करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कैसे एक बच्चे को जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। सो हमारा ये मानना है, एक पढ़ा लिखा इंसान जो बिजनेस जिस हिसाब से करेगा ना, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा इंसान उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो मेरे हिसाब से तो बच्चे को सीए, सीएस या सीएमए जैसी कोई डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना ही चाहिए। इवन उसको बिजनेस करना है
लेकिन वो बेटर वे में कर पाएगा और भी अच्छे तरीके से कर पाएगा, ये मेरा मानना है। और अभिनव जी एट प्रेजेंट, वैसे अभी मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि आप अभी जैसे जॉब कर रहे हैं, सो एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। आपकी इस सफर के बारे में बताइए, आपने ये कैसे किया, मतलब यहाँ पे आपकी जॉब कैसे लगी थी? जी मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। क्या? कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा। ओके, कैंपस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो होता है, हर साल होता है वो। या ओके। तो मैंने अप्लाई एक्चुअली मुंबई के लिए की थी, जो कैंपस होता है उसके लिए। लेकिन एनएलसी का जो कैंपस होता है वो ऑल इंडिया बेसिस में होता है। तो मुझे इन्विटेशन आया कि आप शॉर्टलिस्ट किए गए हो एनएलसी के लिए, इंटरव्यू चेन्नई में है, आप आ सकते हो। वहां पर गया और फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ, जीडी हुआ। फिर वैसे मुझे इवनिंग तक पता चला कि मेरा जॉब लग गया उसमें। नहीं, जैसे आपको सवाल क्या क्या पूछे गए थे, किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, आपको अगर याद हो तो इंटरव्यू में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से? रोहित, तेरा सवाल हम ले रहे हैं, जरूर लेंगे। स्टार्टिंग सैलरी कितना था अभी बताएंगे, वो टेंशन मत ले, अभी पूछते हैं। बट पहला मेरा ये था कि आपको क्या क्या सवाल पूछे गए थे वहां पर? देखिए, सवाल कुछ भी पूछे, मेरा ये मानना है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कुछ भी सवाल जब पूछते हैं इंटरव्यूअर, अगर अपना कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम आंसर देते हो, चाहे मे भी थोड़ा बहुत गलत भी अगर हो, तब भी वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक बार ये रिसर्च हुआ था लास्ट ईयर आई थिंक, इसमें ये देखा गया था 85% of the success in an interview is totally dependent on the confidence the person has. Only 15% डिपेंड करता है कि आपका क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स है। लेकिन हम लोग सारा फोकस करते हैं 15% के ऊपर कि नहीं मुझे ये आना चाहिए, मुझे वो आना चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहे जीरो, वो पूरा ही गलत है। एक तो आपको जो आपका अटायर है उस दिन जब इंटरव्यू में जा रहे हो, एक पूरा प्रोफेशनल अटायर में जाना चाहिए। सेकंड, जो भी जीडी में से मेरा टॉपिक था जीएसटी के ऊपर। 2-3 साल पहले जीएसटी एक बहुत हॉट टॉपिक था उस समय। तो मुझे जब जीएसटी के लिए पूछा गया, जो उसको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे, मैं ऑलरेडी वो काम करके आया था वहां पे। मैंने से बोला मैं ऑलरेडी काम करता था, मैं जॉब करता था। तो वो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया जीडी में। तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है आपको कि इनको कंसेप्चुअल नॉलेज है, सिर्फ थ्योरी नॉलेज से काम नहीं चलता है आपके इंटरव्यू में। कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में जैसे होता है आपका छोटा से छोटा चीज, कोई भी कंपनी का जो इंटरव्यू ले रहे हो आपका, तो उसका एक लोगो भी अगर चेंज हुआ है कुछ महीने पहले, अगर वो भी आप बोलते हो उसके सामने, तो उनको लगता है कि वाह कितना अच्छे से स्टडी करके आया है, कितना मतलब प्रिसाइज है ये। तो ये बहुत हेल्प करता है। So according to you, confidence is the everything that matters in the interview. आप बिल्कुल। कितनी पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं, उससे ज्यादा तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू ये देखना चाहता है कि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, वो सिचुएशन हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एम आई राइट? यस। ओके, सो जनरली किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर? उस समय जब भी कोई इंटरव्यू में जाता है, तो उसे मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे अभी आपका अगर देखे तो सब ड्यू डेट वगैरह चेंज हो गई है। तो अभी कोविड के लिए पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत कि उससे क्या इंडस्ट्री में इंपैक्ट पड़ रहा है, कि अब प्री इंपैक्ट एंड पोस्ट इंपैक्ट पूछ सकते हैं वो लोग, कोविड का क्या इंपैक्ट होगा पूरे जीडीपी में या कंपनी के ऊपर। तो अब जब भी इंटरव्यू के लिए जाए, तो उस कंपनी का पहले बैलेंस शीट, अपना पीएल अकाउंट अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि हाँ, थोड़ा एनालाइज कर लीजिए। एंड ये बहुत ही अगर अच्छा होगा, आप वो पॉइंट उन्हें बोल पाए जो वो लोग भी समझ नहीं पाए अपने कंपनी में रह के। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक बंदा इंटरव्यू में गया है, तो वो कंपनी के बारे में ये वो सब पॉइंट्स बोला जो डायरेक्टर को भी नहीं पता था। डायरेक्टर ने तुरंत इंप्रेस होकर उन्हें अपना जॉब दे दिया। जब कोई इंप्लॉय नहीं है फिर भी उससे ज्यादा अगर जानता है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो प्रेसाइज एनालिसिस बहुत जरूरी है उसके लिए।
बहुत सही कहा आपने। एंड इसका मतलब, आपके कहने का मतलब होमवर्क करके जाना चाहिए। बिल्कुल। पूरा का पूरा होमवर्क, जिस कंपनी में हमारा इंटरव्यू है उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके जाए कि उस कंपनी का सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, प्रेजेंट जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट थी उसके अंदर कंपनी के क्या फिगर्स थे, फाइनेंशियल रेशियोज किस प्रकार के थे, और आपको पूरा स्टडी करके जाना चाहिए। क्योंकि जब मेरा आप ख्याल जब से ये बता, लास्ट 2 साल का अगर कंपेरिजन कर सको ना आप, तो ज्यादा अच्छा है वो चीज। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट का लास्ट 2 इयर्स का जो कंपैरिजन होता है वो हमें करना चाहिए। उसको एनालाइज करके जाना ओके। चाहिए। सो अगर हम ये बताते, कंपनी का ऐसे पॉइंट्स बताते जो, जैसे आप बच्चों सुनिए, सर ने क्या कहा कि आप अगर इंटरव्यूअर को ये चीज बताते कि जो उनको भी नहीं पता है, तो कितना इंप्रेस हो जाएंगे। देखिए मेरे को खुद को ही नहीं पता और ये बच्चे ने वो चीज बता दिया है, तो ये कंपनी, इसका जो बच्चे का एनालिसिस है भाई, एनालिटिकल माइंड कितना शार्प है, कितना अच्छा लगेगा। सो आप डेफिनेटली हमेशा पढ़कर जाइए, कंपनी के बारे में पूरा होमवर्क करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। अभिनव जी, जो हम पढ़ते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, जो हम जैसे हमारी पढ़ाई में करते हैं, क्या वो वाले सवाल वापस पूछे जाते हैं क्या कंपनी के अंदर? सेम हाँ सवाल, उसी बिल्कुल। टाइप के सवाल पूछते हैं वो लोग? देखिए कुछ सवाल वो आपके रिलेटेड होंगे इंटरव्यू में, कि आप किस टाइप के इंसान हो, वो लोग जानना चाहेंगे पहली बार। कुछ सवाल होंगे जो आपका स्किल्स के बारे में होंगे, कि आपको क्या क्या आता है एंड क्या क्या आप पढ़ के आए हो, जो नॉलेज है। तो जो एग्जाम देते हैं हम लोग, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें, वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं, उसको मगअप कर लेते हैं कि हाँ मुझे एग्जाम पास करना है, तो याद कर लेंगे कि हाँ क्या क्या है, मैं याद कर लेता हूँ, एग्जाम में लिख पाऊंगा। लेकिन उससे क्या होता है, आपका एग्जाम तो आप चलो पास कर लिया आपने, इंटरव्यू होता है आपका 3-4 महीने बाद, तब तक आपका सब भूल चुके होते हो। तब इंटरव्यू में आप कुछ बोल नहीं पाते हो, या आप बोल भी देते हो तो वो परफेक्ट नहीं होता है। वैसे ही अगर आप कंसेप्चुअल नॉलेज से पहले पढ़ोगे, तो 3-4 महीने बाद भी आपको याद रहेगा। एंड आज की डेट में कंसेप्चुअल नॉलेज सब कुछ है, क्यों थ्योरी नॉलेज तो किसी का कोई भी पढ़ के लेके आ जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, आप कोई बुक पढ़ते हो, आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये चीज है इसमें। लेकिन अगर कंसेप्चुअल कितने स्ट्रांग हो उस सब्जेक्ट में, वो तो आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। मतलब आपके हिसाब से कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करता है तो सिर्फ उसने जो एग्जाम रिलेटेड पढ़ाई नहीं की, मुझे तो मार्क्स ही सिक्योर करना है, उसको नहीं एक्चुअली बिल्कुल जो नहीं। है नॉलेज के लिए पढ़ाई करना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, ओके। क्योंकि उससे सो आपको सब, बहुत बाद में हेल्प करेगा, मतलब वो आपको आपके लाइफ में बाद में बहुत हेल्प करता है वो चीज। ओके। सो बच्चों का क्या अप्रोच रहना चाहिए जब वो पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों का क्या अप्रोच रहना चाहिए? जो भी वो पढ़ रहे हैं, पहले वो तो मन से पढ़े, एंड वो कंसेप्चुअली उसको समझे। जैसे अगर आप पढ़ लेते हो कॉस्टिंग को लेके, कॉस्टिंग में से चैप्टर्स वगैरह है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, तो आप उसको समझे कि एज ए अगर एम्प्लॉय हो, अगर आप सपोज आप कोई भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हो, तो उस ट्रांसपोर्ट के जो बस है, जो ट्रांसपोर्ट के जो आपके रैली है, उसको कैसे आप मैनेज करोगे, कौन सा माल पर कहां पहुंचाओगे पहले, ताकि आपका कॉस्ट कम हो। आपके अगर उस ढंग से आप सोचोगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका कंसेप्चुअल इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी आए, कितना भी स्ट्रांग आए, कितना भी हार्ड आए, आपको पता है कि हाँ मुझे पहले यहां भेजना है ताकि मेरा कॉस्ट कम होगा। ऑब्वियसली आप अच्छा ही करोगे, तो अच्छे से लिख पाओगे साहब। ओके। सो जैसे कि बाबा रणछोड़ दास जी ने कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए। सक्सेस तो बिल्कुल झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे एसएफएम हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो भी स्टैंडर्ड में, आप 10th में है, 12th में है, सीए कर रहे हैं, हमेशा जो चीज है उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में पूरी वो चीज बैठ जाएगी। हम भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ यही करते हैं, उनको पूरा सिखाते हैं कंसेप्ट वाइज कि बेटा ये अकाउंट के अंदर जो करवा रहे हैं, जैसे मैं करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है। इवन मैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब पढ़ाता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट, तो बच्चों को बहुत वीडियोस दिखाता हूँ रियल लाइफ के। तो उससे क्या, बच्चों को पूरा एक पता चलता है कि रियल में कंसेप्ट क्या होता है, इसका मतलब। आदित्य जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब मैं फाउंडेशन में था, जैसे आप अभी कोचिंग देते हो सूरत में, और आपका जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है, जब मैं फाउंडेशन में था, मुझे इतना फैसिलिटी नहीं मिली थी गुवाहाटी में कि मैं कोचिंग कर पाऊं। जहां भी मैं जाता था,
या तो सिर्फ सीए स्टूडेंट है वहां पे, तो बिल्कुल परफेक्ट जो कोचिंग होती है कंसेप्चुअल नहीं मिलती थी। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत मिला, फाइनल में जाके मैंने एक सर से ट्यूशन ली थी, उनका नाम मिस्टर प्रतीक जी था, प्रतीक सीए प्रतीक जगाते था। तो वो Okay. उनका जो कंसेप्चुअल नॉलेज था वो इतना अच्छा था कि आपको एक चीज समझ में आ जाता था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो सब उनका ही सिखाया हुआ है कि तुम्हें कैसे सोचना है, कितना कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब मैं आपको देखता हूं, मैं आपको देख के उनको याद करता हूं कि अभी बच्चे लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आपसे टीचर भी है कि अच्छे से कंसेप्चुअली आप पढ़ा सके। मैंने आपका कुछ यूट्यूब वीडियो भी देखा था कि कैसे आप कंसेप्चुअली पढ़ाते हो, तो जरूर वो बच्चों को मुझे लगता है कि हेल्प करेगा आगे जाके। जी धन्यवाद। हम तो हमारी तरफ से बेस्ट देते हैं। वही है कि हम मेरा इस फील्ड में आने का रीजन यही था, एजुकेशन फील्ड में, कि मैं बच्चों को एक अच्छी कोचिंग दे पाऊं। जो बच्चे आजकल क्या हो गया, कोचिंग जो हो गया जस्ट बिजनेस ओरिएंटेड हो चुका है, ओनली कि भाई हमें सिर्फ पैसा लेना है, बच्चों की स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। बट हमारा ये रहता है कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसको हम कंसेप्चुअली जो उसको स्ट्रॉन्ग करें। और मेन मेरा मोटो ये नहीं है कि वो जस्ट पास हो जाए। मैं तो मार्क्स को इतना मोटिव वो भी नहीं देता हूं, इतना तवज्जो। मेरा मेन गोल ये रहता है कि बच्चे को कंसेप्चुअली अगर वो आ जाएगा ना अकाउंट्स, तो वो डेफिनेटली 90 अबो लेके आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसको। तो हम बिल्कुल यही चाहते हैं। और बच्चे हमारे जो है, वी आर फॉर्चुनेट की वी हैव गुड स्टूडेंट्स, एंड बहुत बच्चे हमारे से पढ़ाई करते हैं। इवन अदर स्टेट्स के भी है, ऑनलाइन कोचिंग भी हमारी चल रही है अभी तो। सो वी आर फॉर्चुनेट। और ऐसे आप जैसी पर्सनालिटीज के साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है हमको। और अभी जो कुछ सवाल है वो थोड़े अलग है। ये सवाल ऐसा है कि डू यू बिलीव इन कर्मा? डू यू बिलीव इन कर्मा? यस, ऑब्वियसली। कैन यू इलेबोरेट दैट? मुझे लगता है कि आप जो करते हो लाइफ में आपको इस तरह से रिजल्ट मिलता है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो लाइफ में तो कहीं ना कहीं जाके आपको वो इम्पेक्ट करेगा ही। जैसे अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हो तो मुसीबत के टाइम में शायद आपका दोस्त दो आपका आपके पास कोई ना कोई आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि भगवान है यहाँ पे और हमें हमेशा अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए ताकि हम लोग के साथ भी वैसा ही ट्रीट हो। सो कहने का मतलब हमेशा अगर आप अच्छा किसी के साथ करते तो डेफिनेटली अच्छा आपके साथ भी होता ही है, और अगर आप बुरा करते किसी के साथ तो बुरा घूमकर वापस आपके साथ आएगा ही। ओके अभिनव जी, कुछ बच्चे है ना, जब पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स दे रहे होते हैं, या फिर जब एग्जाम से करीबन 1-2 महीने पहले दे मेक सम मिस्टेक्स। कुछ वो मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। तो ऐसी क्या गलतियां बच्चों से हो जाती है और जो उन्हें नहीं करनी चाहिए एक्चुअली? तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी गलती बच्चे करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए? मैं आपका सवाल से समझ नहीं पाया, फिर से एक बार बताइए। मेरा ये है, मेरा सवाल ये आपसे है, देर आर सम कॉमनली मेड एरर्स बाय द स्टूडेंट्स। ओके। कुछ गलतियां जो बच्चे कंटिन्यूसली करते हैं, जो गलती उनको नहीं करनी चाहिए पढ़ाई करते वक्त। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो बच्चे हैं जो उनको अवॉइड करना चाहिए, भाई ये गलती मैं नहीं करूं, इससे मेरे रिजल्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा? एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मैंने थोड़ा समझा ये चीज कि वो जब स्टार्टिंग से जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना, वो लोग सब पढ़ते हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट सब कुछ छोड़ के अच्छा से सब कुछ पढ़ते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन सी में जैसे एग्जाम में आपका सिर्फ एक दिन का टाइम मिलता है रिवीजन के लिए, तो उस समय पूरा बुक रिवीजन करना इम्पॉसिबल होता है। आप पॉसिबल होता ही नहीं कि आप पूरा बुक अच्छे से रिवीजन कर सको। तो ये चीज आपका माइंड में पहले से होनी चाहिए कि आपको एग्जाम देना है और आपके पास टाइम नहीं रहेगा। 8 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो स्टार्टिंग से ही क्या क्या पढ़ना है आपको एग्जाम वाले दिन, वो रेडी होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी स्टार्ट चैप्टर कर रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अगर मार्क कर देते हो उस चीज को 2 हाईलाइटेड से, एंड सिर्फ वही पढ़ के जाओ अगर एग्जाम में, उसके जिससे आपका एग्जाम में अगर टाइम मिला आपको अराउंड 8 आवर्स 10 आवर्स मिलता है आपको पढ़ने के लिए एक दिन में एग्जाम के बाद। आपने पहले सपोज वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ लिया सब चैप्टर का, तो उससे क्या होता है कि उसका टाइम अगर बचा तो इंपॉर्टेंट भी पढ़ लिया आपने, तो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हो।
आपको पता है कि हाँ इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, आपको ऑलमोस्ट थोड़ा आइडिया हो जाता है कि चैप्टर में क्या होना चाहिए, तो उससे आपको कोई चैप्टर छूटता नहीं है। वरना आप स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, फिर चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे, फिर तीसरे चैप्टर में जाएंगे। इस दौरान इनका अगर 10 चैप्टर का, अगर पूरा बुक 10 चैप्टर का है, तो सिर्फ 7 चैप्टर पूरा कर पाते हैं, 3 चैप्टर पूरा छूट जाता है, जो कि बहुत गलत है। उनको पूरा पहले कंप्लीट करना चाहिए इंपॉर्टेंट पार्ट, देन ब्रीफ में जाना चाहिए कि हाँ थोड़ा और अगर भूल रहे बार बार वो सब चीज भी कवर कर लिया। एंड वन मोर थिंग, स्टूडेंट लोग पैनिक कर जाते हैं बहुत बार। जैसे आपने बोला कि एग्जाम के टाइम, एग्जाम के समय भी अगर कोई भी बच्चा अगर सपोज एग्जाम दे रहा है, नहीं हो रहा है, सपोज नहीं हो रहा है, उनसे सम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो अटक गए, माइंड बना के बैठ जाएंगे कि नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो लटक जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इसमें। जब मैंने डायरेक्ट टेस्ट एग्जाम दिया था, तब मेरा एग्जाम बहुत ही खराब हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं पास होगा कि फेल होगा, मुझे ऐसा लग रहा था उस समय। इतना खराब है, आप सोच सकते हो। सीएमए फाइनल का? हाँ, सेमी फाइनल का, ओके। डायरेक्ट टेस्ट एंड लो का। बहुत बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं था, लो का तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट बहुत खराब गया था मैंने। तब मैं जब घर आया, देखिए माइंड में बिल्कुल रहता है कि हाँ क्या होगा, मतलब अब पता नहीं फेल होगा या पास होगा, लेकिन आपको माइंड को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है उस समय। तो मैंने अपना माइंड को डाइवर्ट किया उस समय कि नहीं, एग्जाम पास हो चुका है, पास होगा या फेल होगा, जो होगा होने दो, जो नेक्स्ट एग्जाम बचा है उसमें फोकस करो। ट्राई टू गेट एग्जाम्शन इन अदर सब्जेक्ट्स। अगर ये नहीं भी हुआ, अगर बाकी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन भी आता है, तो भी प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो मैंने वो सोच के अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के दूसरे सब्जेक्ट पे प्रिपेयर किया, और देखिए मैं पास तो हुआ ही हुआ और रैंक भी आ गया। तो किसी को ओके पता नहीं होता कि क्या होने वाला है आपके साथ। जी, बहुत सही पॉइंट बोला आपने। देखो बच्चों, ये तुम बहुत बड़ी गलती करते हो। और पहले ये मैं विशाल साबू का एक कमेंट आया है, आई फाउंड गाइडेंस, फ्रेंडशिप, डिसिप्लिन एंड लव एवरीथिंग इन वन पर्सन एंड दैट इज यू। थैंक यू सो मच विशाल। आप सभी का प्यार है, इसलिए पॉसिबल हो पाया हमारे लिए सब कुछ। एंड आगे भी ऐसे प्यार बरसाते रहिएगा हमारे ऊपर। एंड थैंक यू विशाल ऐसे कमेंट करने के लिए। दूसरी चीज, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो अभिनव जी ने अभी कहा था, पेपर गंदा गया, ये आपको पता है, ये चेकर को नहीं पता है। पेपर गंदा गया ये आपको पता है कि मेरा पेपर बहुत ही वाहियात गया, अरे यार मैं तो पास भी होने वाला। जैसा इन्होंने कहा अभी कि मेरा पेपर इतना गंदा गया था, मुझे ये भी डाउट था कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। वो एक तरह से पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था उस वक्त बंदे का। बट उसके बावजूद भी देखो, उनके बावजूद भी वो क्या करे, ऑल इंडिया रैंक 13 लेकर आए। ये दिखाता है कि आप हिम्मत मत हारिए। 8 पेपर है, 8 में से अगर इंसान के 6 पेपर, 5 पेपर भी अच्छे गए ना, तो भी बच्चा पास हो जाता है। तो दिमाग में बिल्कुल मत डालना कि मैं तो ये बोलता हूं, एक पेपर दिया, भूल जाओ, भाड़ में गया, लॉक हो चुका है पेपर, दैट कैन नॉट बी चेंज। अमिताभ जी बोलते हैं ना, भैया लॉक कर दिया जाए इसको, आपने बोल दिया लॉक कर दो, उसके बाद वो क्वेश्चन का आप आंसर जो है चेंज नहीं कर सकते। वैसा ही सेम एग्जाम के अंदर होता है, आपने पेपर दे दिया, उसके बाद उसका आप आंसर चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों, क्यों डिस्कस करना किसी के साथ। मैं तो कहता हूं। और एक और ये, आप अभिनव जी आप क्या कहेंगे, काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे ही पेपर खत्म हुआ वो बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आधा 1 घंटा उनसे डिस्कस करेंगे, फिर आजकल के बच्चे तो फोन लेके और बैठ जाते हैं, अरे भाई तेरा पेपर कैसा गया, अरे मेरा तो बहुत ही वाहियात गया, ऐसा ऐसा पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है, बच्चों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने बहुत सही चीज पूछा एक्चुअली। ये बच्चे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। मैक्सिमम बच्चे को मैंने देखा है कि एग्जाम से आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसका क्या आंसर हुआ, आंसर मैच करेंगे एक दूसरे के साथ। वो बिल्कुल गलत है। आपको शायद पता चल जाए उस डिस्कशन से कि आप पास होंगे या फेल होंगे। अगर पास होंगे या फेल कुछ भी हो, पहला बात आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा बात, अगर ऐसा लगा आपको डिस्कशन के बाद कि आप फेल होंगे, आपका मोरल पूरा डाउन हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब इसमें खराबी ही खराबी है, डिस्कस ही क्यों करना है यार। और आप जब चेंज इसको, एग्जाम दे दिया ऑलरेडी, पेपर जा चुका है, आप डिस्कस नहीं कर पाओगे।
हाँ, तो अब जब पता है कि आप पेपर चेंज नहीं कर पाओगे, तो उसको कुछ फायदा नहीं है कि आप डिस्कस करो या डिस्कस नहीं मत करो। मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों को, आप बिल्कुल भी पेपर डिस्कस मत करो। पेपर गया, बाहर निकलिए, जब भी आप जा रहे हो बात करोगे, ऑब्वियसली कि आप पेरेंट्स से बात करोगे, लेकिन पेपर कभी डिस्कस मत कीजिए। जाइए, जाके आराम से गाड़ी में आइस बंद करके रहिए और अपना आइस को रेस्ट लेके जाते रहिए, और नेक्स्ट पेपर के लिए सोचिए कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है अपने। ओके, नॉट विजिबल। रोहित अब विजिबल हो जाएगा थोड़ी देर में, वो उस समय कुछ प्रॉब्लम आया था उस वक्त, अभी विजिबल है वापस। ओके, सो बिल्कुल सही कहा अभिनव जी, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए, और मेरा भी यही ओपिनियन है, बिल्कुल पेपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। एक तो क्या है, प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, इनके अंदर हमको टाइम मिलता ही नहीं है ना। बोर्ड के बात छोड़ो, बोर्ड में तो क्या होता है, एक पेपर हुआ, इसके 10 दिन बाद पेपर होता है, तो बच्चे के पास हाँ, टाइम है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपके पास अगले दिन पेपर है। आप सीएमए की बात करें तो सीएमए तो कंटिन्यूस 8 पेपर होते हैं, 8 के 8 पेपर कंटिन्यूस। तो 8 घंटे पढ़ाई के निकाल दो, 8 घंटे सोने के निकाल दो, 3-4 घंटे कुछ और निकाल दो, तो बच्चे के पास कुल मिला के शायद 7 से 8 घंटे जो वो मैं पढ़ाई का बोल रहा हूँ, बस उतना ही बचता है। उसमें भी आप 2-3 घंटे अगर आप वेस्ट कर दोगे डिस्कस करने में, ऊपर से और माइंड के ऊपर आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यही जो बच्चों गलती करते हैं उसके ऊपर। मेरी एक फ्रेंड है, सीए फाइनल के अंदर उसका पेपर बहुत ही गंदा गया था, बहुत मतलब एक्सट्रीम। उसने मेरे को क्लियर बोला था फोन कर कर कि आदित्य भाई मेरा तो आज फेल कंफर्म है, मेरा तो फेल कंफर्म है। और उसने कहा मैं अगला पेपर देने नहीं वाली। तो मैं उसके घर पर गया था, करीबन रात को 8:30 बजे मैं उसके घर पे, जबकि मेरा खुद का अगले दिन पेपर था, बट फिर भी बस दोस्त है इसलिए मैं गया था उसके घर पर। मैंने उसको समझाया, देख क्या तेरे को पता है तेरा पेपर गलत है, चेकर को थोड़ी पता है। और दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारा एग्रीगेट मान लो 210 बन गया है, और 39 की वजह से अगर एक आध मार्क कभी कम पड़ता है, तो इंस्टीट्यूट भी शायद कभी कभार पास कर देती है। तो आप ये मत समझिए कि आपका पेपर गलत गया है, उसकी वजह से आप अगला पेपर नहीं देते, आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप अपने 6 महीने जो है वेस्ट कर दोगे। तो ऐसी गलती कभी मत करना बच्चे, आप भी। पेपर गंदा गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला पेपर और अच्छा जाएगा, यही मान के चलो। भाई ये पेपर में हमने भाई मान लो 40 आएंगे, अगले पेपर में 80 लेके आऊंगा, खत्म, जो कसर है यहां से यहां निकाल दूंगा। यही सोच होनी चाहिए, तब आप प्रोफेशनल एग्जाम में रैंक ला सकते हैं या पास हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये मेरा आदित्य जी मानना है। जरा, एंड वो लड़की, मैं बताऊं, वो लड़की ने अगला पेपर दिया मेरे कहने के ऊपर, ऑल इंडिया रैंक लेके आई। वाह क्या बात है। सो ऑल इंडिया रैंक लेके आई वही लड़की, और वही है। और उसके बावजूद जो शायद पेपर कौन सा था मैं भूल गया, शायद अकाउंट्स था या एफएम था। सो उसके अंदर शायद उसका एग्जाम्शन आ गया, जिसमें वो सोच रही थी मैं फेल होने वाली। ये कई मैं बार वही होता है कहता एक्चुअली। हूं, आपको लगता है पेपर गंदा गया, बट पेपर गंदा जाता नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। सो कभी भी आगे से जो भी बच्चे देख रहे हो, गलती बिल्कुल मत करना कि हम लोग पेपर डिस्कस करें बाहर जाकर, वापस मत करो, ये- यू आर वेस्टिंग एक योर मैं ओन टाइम। एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें। जैसे बोलिए। मैंने आपको कहा था कि मेरा 2 पेपर गलत खराब गया था, एक लो और एक आपका टैक्सेशन। जब मेरा लो वाला पेपर खराब गया था, तब मैं पैनिक कर गया था एक बार के लिए कि क्या होगा, मतलब मैं सर से डिसीजन लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस दौरान मैंने अराउंड 1 to 2 आवर्स वेस्ट कर दिए थे उस पेपर के लिए। मुझे बाद में इतना रिग्रेट फील हुआ उस वेस्ट के कारण कि यार, जब मुझे खुद को पता है कि वेस्ट नहीं करनी चाहिए फिर भी मैंने वेस्ट कर दिया। तो बच्चे को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट तो करना ही नहीं है। मैंने भी किया था वेस्ट, मैंने भी गलती की थी। इसलिए मैं बच्चे स्टूडेंट को बोलूंगा कि आप बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। जो पेपर है जैसा भी जाए वो आंसर अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर खराब गया, सर को नहीं पता है कि पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। उन्होंने उसको सेम ही ट्रीट करेंगे। ओके बच्चों, ये इस पॉइंट को खास ध्यान रखना, ये बहुत ही कॉमनली मेड एरर है बच्चों के द्वारा। तो ये बिल्कुल गलती मत करना कि पेपर डिस्कस करे। जैसा अभिनव जी ने कहा कि मैंने खुद ने ये गलती करी है, तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे जो जूनियर भाई बहन है, जो मेरे जो फ्रेंड्स है, वो ये गलती नहीं करे। तो आपके लिए बोल रहा हूं कि ये गलती मत करना। जब भी आप आगे पढ़ाई करो, जब भी एग्जाम दो, आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पेपर डिस्कस करें। ठीक है अभिनव जी, एक एक बहुत मन में मेरे एक सवाल काफी देर से है और काफी दिनों से है, और बहुत बच्चों के मन में भी है कि सीएमए जो है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, वो करना अच्छा है कि नहीं है, क्या उसका स्कोप है, क्या फ्यूचर में जी क्या हाँ, स्कोप रहने वाला है सीएमए डिग्री का। बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर मैं बोलूँ तो जब मैं सीएमए कर रहा था, जैसे आपने बोला कि लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अच्छी है या खराब है, तो मेरे अंदर भी था। लेकिन जब मैंने सीएमए किया, जब मैंने जॉब हासिल किया,
तब मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री खराब है या डिग्री अच्छा है। सब डिग्री अच्छी होती है। ये डिपेंड करता है आपके पर्सन टू पर्सन कि डिग्री को कैसे यूटिलाइज करते हो। हर एक डिग्री आपको एक प्लेटफॉर्म देगी कि हाँ, आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो। जैसे है एक जो, अगर आप रेलवे स्टेशन में देखोगे, हर एक ट्रेन जाती है, तो एक जो प्लेटफॉर्म है वो आपका डिग्री है। आपको जाना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कहाँ जाना है। आप ट्रेन के साथ जो ट्रेन पकड़ेगा वहां चले जाओगे उसकी तरफ। तो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड अगर मैं बात सिर्फ सीएमए की करूं, तो सीएमए बहुत ही अच्छी डिग्री है। मैं आज देख रहा हूं कि आजकल जितने भी जॉब आते हैं पीएसयू में या पब्लिक प्राइवेट कंपनीज में, उसमें सीए, सीएस, सीएमए तीनों का नाम रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक का रहता है बाकी का नहीं रहता है। हर जॉब में तीनों का नाम रहता है। बहुत अच्छी भी है। एंड इसमें प्लस पॉइंट एक ये है कि अगर आप बाकी डिग्री करते हो तो अराउंड में 4 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन जब आप सीएमए करते हो तो 3 से 3.5 साल में आपका पूरा डिग्री हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ये, और इसका फ्यूचर में तो बहुत बड़ा स्कोप है। अभी से जीएसटी भी का काम भी सीएमए करते हैं, आईबीसी का काम सीएमए कर रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट में कंपलसरी हो गया कि सीएमए को रखना पड़ेगा कंपनी को, और फ्यूचर में आने वाले समय में इसका स्कोप और बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल बस सोचिए कि अच्छा है खराब है, आप कीजिए। मैं बोलता हूं कि आपको फ्यूचर में आप अच्छा ही करेंगे, कभी रिग्रेट नहीं करेंगे इसको लेकर आप। ओके, सो एक जो सबसे बड़ा सवाल अभी कब से एक जना पूछ रहा है कि आपका पैकेज कितना है एट प्रेजेंट, आपका कितना पैकेज है? एट प्रेजेंट मेरा अराउंड 12 का आसपास का कुछ। एट प्रेजेंट आपका 12 लाख के आसपास पैकेज है। हाँ, अगर परक्यूजिट जोड़े तो काफी अच्छा पैकेज आपका बन जाता है। अदर पर्क्स भी तो मिलते हैं आपको, तो आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हो शायद। अराउंड 12 से 15 समझ लीजिए आप पैकेज मिला के। ओके, जब स्टार्टिंग सैलरी जो सीएमए होता है, सीएमए जो कंप्लीट करता है उसको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है करीबन? अगर आप पीएससी ज्वाइन करते हो, जैसे आपने उस समय पूछा था कि आपको दोनों को देना चाहिए, एक ग्रुप देना चाहिए, हम्म। तो अगर आप दोनों को देते हो तो मैंने कहा था कि रैंक का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। यानी अगर आपका रैंक आता है सपोज, तो आपका जो जॉब का चांसेस जो है, कैंपस प्लेसमेंट का चांसेस, वो डबल हो जाता है। कि मैक्सिमम पीएसयू जो कंपनी होती है वो ट्राई करती है कि वो रैंकर को ले, कि कोई भी चाहेगा कि उसकी बैच में एक अच्छा स्टूडेंट आए। अगर पीएसयू में अगर जाते हो तो पैकेज आपका 12 से 15 लाख का आराम से आसपास होगा। जैसे अभी लास्ट ईयर शायद ओएनजीसी आई थी कलकत्ता में, उन्होंने 18 लाख का पैकेज दिया था सीएमए को। 18 लाख। तो 22 साल की उम्र में 18 लाख कमाना एक बहुत बड़ी बात है। एंड अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो मिनिमम पैकेज 7-8 लाख से इनिशियली स्टार्ट होती है। एंड आपके ऊपर आप कैसा काम करते हो उस से वो बढ़ती जाती है फिर। सो मतलब मैं मान सकता हूं कि करीबन एवरेज भी 7 to 8 लाख तो मिलता ही एक सीएमए को हाँ, नॉर्मली। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में लग गए तो 12 के ऊपर मिलना है। हाँ, जैसे कि आज अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप अभी करीबन 24-25 साल के आसपास है। 24-25 साल की उम्र में अगर आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूंगा बहुत शानदार है। आने वाले समय में आप और आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास शायद मैकबुक है। सो इतनी अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं। सो बच्चों को यही मोटिवेट करना है, बच्चों पढ़ाई करो ऐसे। आप शायद 21 साल में बन गए थे ना, कितने 21 या 22 साल में आप सीएमए कर लिया था आपने? मैंने 22 साल में कम्प्लीट किया था। एंड 22 साल, हाँ 22 साल में मेरा जॉब भी लग गया था सीएमए में, आपका सो एनएससी इंडिया 22 लिमिटेड साल में। की उम्र में 12 लाख रुपए कमाने लग गया था बंदा, महीने का 1 लाख रुपया। तो सोच लो कि कितना बढ़िया है। 22 साल की उम्र में 1 लाख रुपया महीना कोई कम नहीं होता है। और ये बढ़ना ही है, ये कम तो होगा नहीं। ये आपका बढ़ना ही 12, है। 15, 20, 25 भी होने वाला है। तो सोचिए एक आप अच्छी एक लेविश लाइफस्टाइल जी सकते हैं अच्छी, और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन डिग्री। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन डिग्री, दैट इज सीएम। एक बात और, जैसे मैंने कहा आपको रैंक वाला बात कि रैंक आने से पीएसयू में जॉब का चांस बढ़ जाता है, वैसे ही अगर आपका थ्रू आउट द आपका अगर सीएमए टेन्योर जो आपका जर्नी है, अगर आप 1 अटेम्प्ट पे पास होते हो, हर अटेम्प्ट में अगर आपका 60% से ऊपर आता है सपोज, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, तब भी पीएसयू देखती है कि हाँ, हर अटेम्प्ट में हर ग्रुप एक बार में पास किया हुआ आपने, और 60% अबव से पास किया है। लास्ट ईयर
मेरी एक फ्रेंड थी गुवाहाटी की, उन्हें सेल में नौकरी मिला था। सेल जो हाँ कंपनी है, पीएसयू है, उनमें हाँ। उन्होंने Is live working right now? Okay. लाइव चल रहा है क्या? कोई कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए, क्या लाइव चालू है मेरा? मेरे को पता नहीं चल रहा है यहाँ से। क्या बोले? हेलो? कमेंट सेक्शन में कोई लिख के बताइए लाइव चालू है क्या ये? ओके, लाइव चालू है, यस। मेरा शायद वीडियो नहीं दिख रहा है, मेरा वीडियो पोस्ट हो गया था, थिंक सो। अभी आपका दिख रहा है? अभी अभी भी पॉज ही है। हेलो अभिनव जी, अभी दिख रहा है मेरे हिसाब से? दिख रहा है? मुझे अभिनव का वीडियो ब्लर आ रहा है। अभिनव का वीडियो क्यों ब्लर आ रहा है? अभिनव जी, एक बार आप वापिस ज्वाइन कीजिए ना। ठीक है। तो बच्चों तैयार रहो, आपका सवाल जो है, आपके मन में आप जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। 10-15 मिनट के बाद आप मेरे 2-3 सवाल और खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपने जो भी आपके मन में सवाल है वो सर को जरूर पूछ लेना। ठीक है, एक बार मैं वापस रिकनेक्ट करता हूं उनसे, उसके बाद आप जरूर वापस पूछना उनसे सवाल। नेट मत वापर। क्या मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? आपका वीडियो नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम हो गया है, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। नहीं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट तो फुल है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, अभी क्लियर है, अभी आ रहा है, अभी क्लियर है। नहीं, चालू है, चालू हो गया। अभी अभी एक बार हम दोनों दिख रहे हैं, एक बार बता दीजिए ना। जो भी अभी वीडियो देख रहा है, हम दोनों दिख रहे हैं, एक बार वो बता दीजिए। ओके, ठीक है। सो अगेन जो पॉइंट था, सीएमए के बारे में पूछ रहा था कि व्हाट इज द स्कोप फॉर द, इज देयर एनी स्कोप फॉर द सीएमए? भाई सीएमए का स्कोप है क्या फ्यूचर के अंदर? तो आपने कहा भाई सीएमए का बहुत अच्छा स्कोप है, एंड आने वाले समय में स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट जो सीएमए जो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जो सीएमए कर रहे हैं, सॉरी, वो सारे जन सीएमए जरूर कीजिए और मन लगा के कीजिए। मैं तो ये कहता हूं, कोई भी डिग्री करो, चाहे आप सीए करो, सीएमए करो, सीएस करो, एसीसीए करो, कोई भी डिग्री करो, बीकॉम करो, एमकॉम करो, कोई भी करो, लेकिन मन लगा के करो। और आने वाले समय में जैसे कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो बच्चों, तो मैंने यूट्यूब की वीडियो में भी बोला है कि सीएमए इज एक्चुअली द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली हिडन गोल्ड माइन है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ज्यादा इतना, लेकिन ये कोर्स बहुत ही शानदार कोर्स है। और जैसा अभिनव जी ने भी कहा, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी की वांट निकलती है या इवन प्राइवेट कंपनी की, तो आजकल सीए के साथ ऑब्लिक करके सीएमए भी लिखा जाता है। दैट मीन्स सीएमए कैन ऑल्सो अप्लाई टू दैट जॉब। तो सीएमए बहुत अच्छा कोर्स है, आप सभी जन जरूर कीजिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभिनव जी ने बताया हमें, सीए जो कोर्स है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो 4.5 साल का कोर्स है, वो भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं तो। एंड सीएमए जो कोर्स है वो आपका 2.5 से 3 साल में पूरा हो जाता है। दैट मीन्स सीएमए 3 साल में आपका पूरा हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहे हो तो। अदरवाइज फिर 6-6 महीने आपके बढ़ते जाएंगे। कोर्स वैसे आसान है, कोर्स वैसे आसान है, मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा भी टफ है और ज्यादा आसान है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी बच्चे को सीए बहुत आसान लगता है, किसी को सीए में बहुत ज्यादा आसान लगता है। तो ये डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि बच्चे, किसी के एक सवाल आया था बीच में कि भाई सर सीए टफ और सीए में टफ। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सीए टफ है या सीए में टफ है?
जी मैंने सीए तो पढ़ा नहीं है, एंड मुझे लगता है कि टफ या इजी कुछ नहीं होता है। जिसको करना होता है वो आईपीएस भी क्रैक कर लेता है, जिसको करना होता है वो बीकॉम भी नहीं कर पाता है। सही है। तो ठीक है। बात इसमें टफ और इजी की नहीं है एक्चुअली। बात आपको करना है, कितना मेहनत से करना है, आपका कितना लगन है उस सब्जेक्ट में। अगर आपको इंटरेस्ट है सीए में करने में या कोई भी डिग्री हासिल करने में, आप कर पाओगे। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि टफ है तो मैं नहीं करूं। हमें ये सोचिए कि अगर मुझे इंटरेस्ट है, टफ है तो क्या हुआ, अगर मैं इंटरेस्ट है मैं कर सकूंगा। अपने पर भरोसा रखिए कि आप कर सकोगे। एंड टफ, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्टली पूछे कि इज इट टफ, तो ऑब्वियसली बीकॉम से बहुत टफ है। लेकिन हाँ, आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। सीधा सा बात है। सही है, सही सही है। ओके, खैर सभी इजी है। मैं तो ये सारे बच्चे जो भी मेरे पास पढ़ते हैं, मैं तो एक ही चीज बोलता है, कोई भी मेरे पास नया भी आता है एडमिशन के लिए, तो मैं यही बोलता हूँ कि बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू सीए करना है तेरे को सीए कर, सीएस करना है सीए में सीएस कर, और सीए में करना है सीए में कर। सब आसान है, मन लगा, शुरू हो जा। बस ये बस मेरा रहता है। क्योंकि बच्चा 18 साल के आसपास रहता है जब ट्वेल्थ के पास जब हमारे पास आता है बच्चा सीए या सीए में करने के लिए। सो एक 21-22 साल के आसपास वो बच्चा जो है सीए में बन जाता है जनरली। एंड उसके बाद एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। जैसा कि आप वैसे आपको घूमने का शौक है क्या? घूमने फिरने कहाँ जाते हैं? जी, पौंडीचेरी जाता हूँ मैक्सिमम टाइम में। पौंडीचेरी क्यों? वहां के जो बीच है उससे बहुत मतलब अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है एक्चुअली। जो बीच की हवा है, जो उसकी लहर, तो उससे मतलब अपने आप को बहुत, मैं अपना पीस ऑफ माइंड फील करता हूँ अच्छा। ओके। अभिनव जी, जैसे कि आप अभी एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, सो कॉर्पोरेट का कल्चर क्या होता है? मतलब बच्चे जानना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है। मतलब एक होता है अभी प्रोपराइटर कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, जो सोल प्रोपराइटर होते हैं। एक होता है हम कंपनी में बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दोनों में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, अगर आप कोई छोटी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है, आपका एम्प्लॉयज कम होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सब काम कर सकते हो। आपके हाथ में टैक्सेशन भी है, कॉस्टिंग भी है, अकाउंट्स भी है, आप सब काम करते हो वहां पे। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में शिफ्ट होते हो एक बड़ी कंपनी में, तो वहां पर सबका एक स्पेशलाइज सेक्शन होता है कि टैक्सेशन का अलग सेक्शन है, ट्रेजरी का अलग सेक्शन है, कॉस्टिंग का अलग सेक्शन है। तो आपको वही काम करने मिलता है जिस सेक्शन में आप पोस्टेड होते हो। और जब कॉर्पोरेट में जाते हो तो आपको आपका बात करने का तरीका, आपका बॉस के प्रति लगाव या आपके बॉस के प्रति से कैसे आप टैकल करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि मतलब आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कॉर्पोरेट में कि आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका नॉलेज वगैरह जो है वो अपडेट होना पड़ेगा हमेशा। तो यही है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है जी। ओके। सो काफी बच्चे क्या होता है, जो फाउंडेशन लेवल होता है, फाउंडेशन जो होता है उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। सो फेल हो जाते हैं उस बच्चे को, मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि फेल होने का बहुत सारे रीजंस होता है। क्या पता उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिली हो, क्या पता वो एग्जाम में पैनिक हो गए हो। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप कैपेबल नहीं हो। क्योंकि हर एक बंदा अपने एक स्पेसिलिटी के साथ आता है दुनिया में, और उसके अंदर वो टैलेंट होता है कि वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फेल हो गए तो क्या हो, फिर से एक बार ट्राई करो, क्या पता नेक्स्ट टाइम हो जाए। मैं इसमें आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जरूर। एक बिजनेसमैन था, ठीक है। तो वो, जैसे आपने बोला कि वो फेल हो गया कोई बच्चा, वो अपने बिजनेस में फेल हो गया था। वो अपना बिजनेस टैकल नहीं कर पा रहा था। जो उसके डेट थे वो उसके सर पर थे। क्रेडिटर सप्लायर सब पेमेंट मांग रहे थे कि मुझे पेमेंट चाहिए। वो बैंकरप्ट हो चुका था। उसके पास पैसा की, उसके मंदी आ चुकी थी, पेमेंट नहीं कर पा रहा था किसी को। एक दिन वो क्या किया, थका हारा
समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अब वो कोई पार्क में जाके ऐसे ही थोड़ा बैठा था कि हाँ चलो, मतलब सोच रहा था कि क्या कर सकते हो, मैं अपना कंपनी को कैसे बचा पाऊं, जो कि ऑलरेडी डूब चुकी है उसको कैसे बचा पाऊं। तो उसी दौरान एक ओल्ड मैन वहां पर आया, उनसे पूछा भाई क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ये समस्या हो गई है, मैं बैंकरप्ट हो चुका, मेरे पास पैसा नहीं है बचाने के लिए, सप्लायर्स लोग सब पेमेंट मांग रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उस ओल्ड मैन ने बोला कि रुको मैं तुम्हारा हेल्प करता हूं। उसने डायरेक्टली 1 करोड़ का चेक लिख के उस बंदे को दे दिया। 1 करोड़ का कितना? चेक। 1 करोड़ का चेक? हाँ। ओके। बंदे ने देखा कि 1 करोड़ का चेक उनके हाथ में है, उससे वो सारी समस्या सोल्व कर सकता है। जितना भी उसका डेट है वो चुका सकता है, जितना क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, सब कुछ कर सकता है। उस ओल्ड मैन ने उन्हें कहा कि ये मैंने तुम्हें मैं आज दे रहा हूं, 1 साल बाद तुम ठीक इस जगह पे आना, मुझे ये वापस करना। ओल्ड मैन चला गया और उसने देखा कि वो मिस्टर रतन टाटा जी का साइन किया हुआ चेक है। अब उसने अब उनको उनको पता चल गया था कि हाँ मेरे पास इतना रुपया आ चुका है, अब मैं बैंकक्रप्ट नहीं हूं, मैं अपना कंपनी को बचा सकता हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक को रखा साइड में एंड सोचा उन्होंने, अब मैं अपना कंपनी को विदाउट दिस चेक कैसे बचा सकता हूं। उनको पता है सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास, चेक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उन्होंने सारा डीलर से, सारा सप्लायर से, क्रेडिटर से बात की, अच्छा सा डील क्रैक किया, सेटलमेंट किया, और कुछ ही महीनों में विदाउट यूजिंग दैट चेक उन्होंने अपना सारा डेट क्लियर कर चुका था। वो बैंकरप्ट नहीं रहा था, फिर अच्छा कमाने लग गया था। 1 साल बाद जब वो चेक लेने देने आता है फिर उसी पार्क में, तो फिर से गवर्नमेंट आता है उसके सामने। जैसे ही वो चेक देने जाता है उसको, पीछे से एक नर्स आती है और बोलती है सॉरी शायद आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा उन्होंने, ये हमेशा रेस्ट रूम से भाग के चले जाते हैं और सबको बोलते रहते कि ये रतन टाटा है। ओके। तो एक्चुअली वो मेंटली कुछ थे, उनको कुछ मेंटली प्रॉब्लम थी, वो सबको बोलते थे कि वो रतन टाटा है, जबकि वो कुछ नहीं थे। तो बिजनेसमैन सोचा मैं इस चेक के बदौलत सारा ड्रिल टेक पर कर पाया, अपने बिजनेस को फिर से डाउन लेवल से फिर से उठा पाया। ऐसा क्या हो गया था, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था कुछ, ना ही मैंने इस चेक को यूज किया, एंड यूज करने से कुछ पैसा आता नहीं क्योंकि ये तो फेक था। तब उसे समझ में आया कि वो उसका एक जो नया सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने पाया था कि अब मैं कर सकता हूं, मेरे पास ये चेक है। तो बच्चों को भी वो चीज समझना चाहिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होना चाहिए कि उनके ऊपर वो एबिलिटी है कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मुकाम वो हासिल कर सकते हैं। अगर वो डिटरमिनेंस से अपना डिटरमिनेंस से अपना अपना अगर सोचे, अपने पर भरोसा रखे, तो उस बिजनेसमैन की तरह वो भी बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे अपने लाइफ में। आपने बहुत अच्छी स्टोरी कही और मेरे को बहुत, मैं ध्यान से सुन रहा था इस स्टोरी को, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि कहीं ट्रू स्टोरी है ऐसा कुछ। लेकिन आपने जो लास्ट में जो मेरे को बताया कि वो रतन टाटा एक्चुअली नहीं था, तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं जो जहां तक मैं पकड़ पा रहा हूँ स्टोरी को, उस इंसान के अंदर ये आ गया कि रतन टाटा मेरे को हेल्प करने वाला है, रतन टाटा मेरे को हेल्प कर रहा है, और उसके अंदर ये आ गया कि मैं रतन टाटा से मिला हूं, और वो कॉन्फिडेंस जाग गया उसके अंदर। यही होता है बच्चों के साथ, यही होता है सभी के साथ, कि हमारे को ऐसा एक जीवन में एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो हमारे इंस्पिरेशन देता है हमको, जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है। और अल्टीमेटली जो आप, बाहरी एनवायरमेंट कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली सब अंदर से ही होता है कि भाई मेरे को सही अंदर बात। से इंस्पिरेशन आना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्टोरी बताई आपने बच्चों। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, झंडे गाड़ने में कोई दम नहीं लगेगा, बहुत आराम से हो जाएगा सब कुछ। ओके सो, हाँ, तो ये इंस्पिरेशन से याद आया कि सर आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पेरेंट्स, आप बोल सकते हो मेरे पेरेंट्स एक मेरे रोल मॉडल है। मैं अपने जो मेरी जो मम्मी है, मेरे जो पापा है, उनको जब देखता हूँ, जब देखता कि वो कितने भरोसा करते हैं मेरे ऊपर वो लोग। अगर कोई आपके ऊपर इतना भरोसा करता है तो आपको भी रिटर्न उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर वो सोच के भी करते हो, अगर आप, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने उनको देखा कि वो लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। जब वो लोग करते हैं मेरे पे भरोसा, तो मैं क्यों नहीं करता अपने ऊपर।
एंड नहीं, पेरेंट्स, हाँ सेकेंडली जैसे मैंने बोला, मेरे मामा जी थे, और जब मैंने सीएमए का जर्नी स्टार्ट किया था, मैंने एक सर का नाम लिया था आपके सामने, सीए प्रतीक जगाती। तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया था। आप बोल सकते वो भी मेरे लिए रोल मॉडल थे हर एक चीज में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हर चीज में सपोर्ट करना, समझाना, आपको मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। हर एक बंदे के लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको समझे, जो उसको सुने, उनकी सारी बात, जो आपके, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, जिससे आप अपने सारे मन की बात कह सको, अपनी सारी भड़ास निकाल सको। एंड वो सर ने मुझे काफी मोटिवेट किया था। हर चीज में मुझे समझाते थे वो, कि आप ऐसे कर सकते हो। मुझे याद दिलाते थे कि आपने जो प्रॉमिस किया था अपने साथ, कि आपको सीएमए में रैंक लाना है, आपको आके दिखाना है, एंड आप वो कर सकते हो। जो उनकी जो वर्ड थी वो सब जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। एंड मैंने फिर वैसे ही किया। ओके। सो आपके लाइफ में मतलब आपके इंस्पिरेशन जो रोल मॉडल है वो आपके पेरेंट्स है, आपके टीचर्स है। बहुत बढ़िया। पेरेंट्स सभी की लाइफ में जो है रोल मॉडल होते हैं सभी की लाइफ में, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारे माँ बाप की आंखों में वो खुशी देखने के लिए करते हैं। बिल्कुल। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जब सीधी ये बचपन से हम सुनते आए हैं, एक चीज जो हमें हमेशा सिखाई गई है कि पेरेंट्स को खुशी तब मिलती है जब उनको देखकर बोले, अरे ये तो देखो, ये तो आदित्य के पेरेंट्स जा रहे हैं, ये देखो ये तो अभिनव के पेरेंट्स जा रहे हैं। उन दिन उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और उस दिन लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है मेरे जीवन में। किया। बिल्कुल सही है आपका। और पेरेंट्स के अलावा कोई और, या टीचर्स के अलावा और कोई जो रियल लाइफ में, जैसे मान लो जेफ बेजोस है या धीरूभाई अंबानी, ऐसा कोई रोल मॉडल है आपकी लाइफ में? जी ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। ओके, ठीक है। ओके, एक और सवाल जो मेरे मन में है कि डज एटीट्यूड रियली मैटर्स? डज एटीट्यूड? 100% एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ मैटर करता है आपकी लाइफ में। अगर आपका एटीट्यूड है कि आप कुछ क्रैक कर सकते हो, आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव वे में रहा अगर, तो आपको टेंशन लेने का दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपको करना ही है। क्यों? अगर आदमी का एटीट्यूड बताता है कि वो आदमी कैसा है, अगर एटीट्यूड अच्छा हो, सही हो, तो ऑब्वियसली आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। तो बहुत मैटर पॉजिटिव करता है एटीट्यूड एटीट्यूड, होना चाहिए। बहुत रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए, अपने मन में रखिए। कभी बहुत बार ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आप भटक जाओगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, आपसे कुछ गलती हो जाएगी। तब याद रखिएगा, अपने माइंड को फिर से डाइवर्ट करके सेम में फिर से सोचेगा कि नहीं, अपना अचीवमेंट याद कीजिए, अपने एटीट्यूड को फिर से पॉजिटिव बनाइए और उसी को फिर फॉलो कीजिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है। सो बच्चों सुन लो, जीवन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, तू नहीं कर सकता है, तेरे से नहीं हो सकता है, उनको भी मैं तो पॉजिटिव लेने का, बोले साले तूने मेरे को बोल के बताया ना, तेरे को करके दिखाऊंगा कि मैं ही कर सकता हूँ। सो उनको भी बिल्कुल। आप जो है ना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। एंड ये बहुत सही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज एवरीथिंग दैट मैटर्स इन आवर लाइफ। जब भी आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपके आजू बाजू ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो आपके स्टाफ होंगे सब अच्छे अच्छे ही होंगे, भाई सब आपका अच्छा ही चाहेंगे। बहुत लोग होते हैं वो चाहते हैं कि तू नीचे जा, बहुत लोग चाहते हैं कि आपकी टांग खींचेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें ऐसा नहीं कि उससे डर जाना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है कि नहीं यार इसको साले को मैं इससे आगे निकल के दिखाऊंगा। मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हुए, किसी दिन मैं मेरे इंसिडेंट भी सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। आज अभिनव जी के साथ इंटरव्यू, तो अभिनव जी की कहानी ज्यादा सुनेंगे हम। सो ओके अभिनव जी, एक सवाल ये मन में आ रहा है मेरे कि बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे गलत संगति का इनके साथ असर पड़ जाता है, गलत संगत हो जाती है इनकी। सो संगत का या फ्रेंड का हमारे जीवन में कोई रोल होता है क्या, या कैसा फ्रेंड हमें रखना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो फ्रेंडशिप होती है, जो हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, कोई मैं आपको एक चीज ये एक मिनट और ऐड करना चाहूंगा। बहुत लोग ये भी सोचते हैं एग्जाम के समय पे कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहना जरूरी है या नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि
गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या कोई फ्रेंड हो, लेकिन कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपको समझे, जिसको आप समझो, जो आपको हर हाल में आपके साथ दे। मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड थे जब मैं सीएमए कर रहा था, जो मेरे हर प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने में करते थे। मुझे भरोसा दिलाते थे कि नहीं, मैं किस तरीके से कर सकता हूं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अच्छा फ्रेंड लाइफ में होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट। आपने महाभारत में देखा होगा कृष्ण जी और अर्जुन जी को। आपको शायद पता होगा कि वो एक दोस्त थे, और कैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गाइड किया था एक जंग जीतने में। तो वैसे ही एक दोस्त बहुत जरूरी होता है। अगर वो सही हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपको अपने जो डेस्टिनेशन है, जो आपका टारगेट है, वो अचीव करने में आपको बहुत हेल्प करता है वो। सो संगति अच्छी होनी चाहिए इंसान की। बहुत। तो संगति अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी जो जीवन है वो सुधर जाएगा। इसी के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जीवन में हमेशा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, जीवन में हमेशा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो, जो युद्ध ना लड़े फिर भी दोस्त की जीत पक्की कर दे, जो युद्ध ना लड़े फिर भी दोस्त की जीत पक्की कर दे। और एक कर्ण जैसा दोस्त होना चाहिए, जो हार सामने खड़ी है, पता है कि मेरी हार होने वाली है या मेरे दोस्त की हार होने वाली है, फिर भी दोस्त का साथ ना छोड़े। ऐसा दो दोस्त हमारे जीवन में होने जरूरी है, एक कर्ण जैसा और एक कृष्ण जैसा। क्या कहना है आपका? सही बात बोले आपने, एकदम सही बात बताया आपने। मेरे जीवन में भी ऐसे कई दोस्त हैं जो कृष्ण जैसे हैं, जो कुछ बोलते नहीं है बट मेरे लिए जो चीजों को आसान कर देते हैं, और कर्ण जैसे भी है जो पता है कि मान लो हार जाएंगे बट फिर भी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे जीवन में ऐसे दोस्त रखिए। इसके अलावा जो दूसरे दोस्त है ना, उनसे दूरी बनाइए। अरे ये दोस्त कुछ काम के नहीं, ऐसे दोस्त जो तुम्हारे सामने अच्छा अच्छा बोलते हैं और पीछे जो है तुम्हारे पीठ के पीछे बहुत बुराई करते हैं, ऐसे दोस्तों से लात ठोके उनको बाहर निकाल देना चाहिए, मेरा ये मानना है। सही बात है। ओके, सो अभी कुछ हमारे पास कुछ सवाल है, रैपिड फायर क्वेश्चंस है। आपको इनको बहुत ही कम समय में इसका जवाब देना, मतलब 1 सेकंड के अंदर। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको आता जवाब देना, ठीक है? रैपिड फायर क्वेश्चन स्टार्ट करें? बिल्कुल। ओके, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? जब भी मेट। जब वी मेट। ओके, रिसेंट वेब सीरीज आपने कौन सी देखी थी? मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट। ओके, इंडियन, कोई इंडियन वेब सीरीज? असुर। असुर। ओके, बहुत अच्छी वेब सीरीज थी असुर। ओके, फेवरेट फॉरेन डेस्टिनेशन या ड्रीम जो आप विजिट करना चाहते हैं बहुत जल्द? बाली। बाली, ठीक है, बहुत अच्छी जगह, सुंदर है बहुत ही। फेवरेट फूड या डिश जो भी आपकी जो मनपसंद है एकदम, जिसको देखते ही होता है ना दिल खुश हो जाता है हमारा? पाव भाजी। पाव भाजी, वेरी गुड। बहुत अच्छी डिश है। अगला यह है कि चेन्नई या बेंगलोर? बेंगलोर। बेंगलोर, वाई? एक तो मेरी फैमिली बेंगलोर में है, ओके। दूसरी वहां की जो वेदर है वो चेन्नई से काफी अच्छी है। मतलब थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट है, तो मुझे ज्यादा कोल्ड ज्यादा पसंद है। ओके, अगला सवाल जो ये है, बीच और माउंटेन? बीच और माउंटेन दोनों। नहीं, कोई एक जवाब देना पड़ेगा। बीच। बीच, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे रैपिड फायर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और बस आगे यही है कि आप जो है कोई बच्चों को कोई मैसेज देना चाहे, कोई बच्चों को ऐसा मैसेज देना चाहे कि जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, कोई भी सीएस सीएमए या कर रहे हैं उनके लिए मैसेज, और उसके बाद हम जो है वो व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर जो उनके मन में वो जानेंगे। मैं एक सी बात बताना चाहूंगा बच्चों को कि अगर आपको पता है कि आपको सीएमए या सीए जो भी कोर्स करना है, तो आप देखिए, अगर सपोज आपको नेक्स्ट दिसंबर में एग्जाम है,
तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि साथ में वो लोग जॉब भी करेंगे, मतलब कि वो 6 महीना जॉब करेंगे या कुछ काम करते रहेंगे, काम करते करते पढ़ते रहेंगे। अगर आप वैसे करते हो तो आपका जो चांसेस होता है सीएमए या सीए पास करने का, एक प्रोफेशनल एग्जाम, थोड़ा कम हो जाता है। मैंने भी जैसे 8 मंथ्स पहले अपना जॉब छोड़ दिया था, तो वैसे आपको एक माइंड में रखना है। और कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इतना खेल कूद में मस्त रहते हैं या मजाक करते रहते हैं कि वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट 2 महीना में आएंगे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, अगर वो 6 महीना आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ लेंगे तो आप उस दिसंबर एग्जाम में पास हो सकते हो। और अगर आप 3 महीना मस्ती करोगे, 3 महीना पढ़ाई करोगे, तो आपका जो जो मस्ती है, ठीक है, वो तो आपने कर लिया, लेकिन दिसंबर की जगह फिर वो जून हो जाएगा, फिर आपको 9 महीना पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको 6 महीना पढ़ना है या 9 महीना पढ़ना है। अगर 6 महीना पढ़ना है तो बिल्कुल 6 महीना अच्छे से पढ़िए और पास हो जाइए। और अगर नहीं करना है फिर तो आपके ऊपर है कि आपको 9 महीना पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ के आप एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगाइए, फिर पढ़िए, फिर कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज में एक और चीज है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। और मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जरूर। द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज आपके लाइफ में अगर सपोज आपका एक कोई बैंक अकाउंट है किसी एक बैंक में, वो बैंक मॉर्निंग को डेली आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज आपका डेबिट कर देता है, और पूरा आपको वो अमाउंट पूरे दिन में खर्च करना है। अगर आपने खर्च नहीं किया तो इवनिंग को पूरा अमाउंट रद्द हो जाएगा या फॉरफिट हो जाएगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका बैलेंस 0 होना ही है। एंड नेक्स्ट डे फिर से आपका अकाउंट में उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि उस पूरा दिन में आप उस 86,400 रुपीज को अच्छे से यूटिलाइज करो, पूरा का पूरा स्पेंड करो, वरना इवनिंग को वो आपको जाना ही है, अगेन आपका खत्म हो जाएगा फिर से। ठीक है। तो आदमी उसमें क्या करता है, अगर पैसा का अगर मैं बात करूं तो पूरा यूटिलाइज करता है कि नहीं नहीं, एक पैसा मैं पूरा उसको निकाल लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन सेम टू सेम हमें लाइफ भी ये अपॉर्चुनिटी देती है, एंड डेली देती है। डेली हम लोग के लाइफ में 86,400 सेकेंड्स आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं। हाँ। एंड धीरे 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 वो अमाउंट जो सेकेंड्स है वो कमते जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो 0 हो जाता है। तो यह आपके ऊपर है कि कैसे आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। आपने अगर पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया तो अच्छी बात है, तो आपका वो जो लाइफ है उसमें आप कुछ हासिल कर पाओगे। अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो आपको फिर वो तो 0 हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए, तो आपको वो बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। बहुत बढ़िया, ताली बजाना चाहूंगा। बहुत शानदार आपने बात बोली है कि जब आपने बोला था ना तभी मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं इसका टाइम से रिलेशन होगा ही। और 86,400 बोलते मैं समझ गया कि ये सेकंड्स की बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में वापस कभी नहीं आने वाली आपके पास। ठीक है, 2 चीज, वैसे कहा जाता है कि 3 चीज होती है जो दुनिया में कभी वापस नहीं आती है। एक बार निकल गया हो गया। एक होता है कि जो समय निकल चुका है वापस कभी नहीं आ सकता। दूसरा, आपकी जबान से जो शब्द निकल चुके हैं वो वापस कभी नहीं आ सकते। ठीक है, और शरीर से अगर प्राण निकल गए तो वापस कभी नहीं आ सकते। ये 3 चीज जो है वो कभी नहीं आ सकती जीवन के अंदर। तो इन 3 चीजों का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज्यादा। एंड ये और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स को, जो देख रहे हैं सारे जितने भी जन हैं, उनको ये बताना चाहूंगा जी, आप सबसे पहले ना जो खाते हैं ना वो आपकी बॉडी के ऊपर झलकता है। आप आजकल के बच्चे जो है ना वो जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। जंक फूड इन द सेंस वो पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मंचूरियन हो गया। ये देखिए खाते हैं, बढ़िया है, बट इसका हैबिट मत बनाइए। काफी बच्चे क्या करते हैं, हर 2-3 दिन हुआ चलो खा लेते हैं। क्योंकि ये जो जंक फूड है ना, फास्ट फूड, ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका रीजन है आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल जो ग्रोथ हो रही है अभी वो बहुत अच्छी है, इस वजह से बॉडी अभी कोई नुकसान नहीं करेगा।
हम देखते हैं कि आजकल के वक्त में छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो बेचारा 10 साल का है, 12 साल का भी, रिसेंटली मैंने एक जना देखा था 14 ईयर्स का बच्चा था अभिनव जी, जिसको हार्ट अटैक आ गया था। सो हार्ट अटैक। ऐसे बच्चे हो रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे प्लीज आप लोग इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया तेल में बनता है, बहुत ही घटिया ऑयल होता है, उसमें बनाया जाता है और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। तो आप ये मान के चलिए, ऑलमोस्ट हम सुबह से शाम तक सब चीज नकली खाते हैं। सुबह दूध से लेके रात को जो दूध पीते, डिनर करते, सब नकली ऑलमोस्ट। सो प्लीज, तो भी जितना घर में बनता है वो अच्छा होता है, तो थोड़ा बचिए। बाहर का जो खाना है वो मत खाइए। मैं स्टूडेंट को खास करके बोलना चाहता हूं, आप बाहर का अवॉइड कीजिए, अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, एक हेल्दी जीवन जीना है तो, क्योंकि हमें बहुत लंबा जीना है, कम से कम 70-80 साल तो जीना ही है। तो इसलिए भैया थोड़ा इनके ऊपर फोकस कीजिए। और एक जो आपने जो अभी मैसेज दिया था उसके बारे में एक बोलिए। एक पॉइंट मुझे ऐड करना चाहूंगा, आपने जो बोला अभी खाने के बारे में, आपने बहुत सही बात की है। जो खाना का जो रिलेशन है ना, मैं इसे पढ़ाई से जोड़ना चाहूंगा। जरूर बोलिए। जो भी आप खाते हो तो वही आपका माइंड में जाता है। अगर आप अच्छा खाओगे तो आपका माइंड बहुत हेल्दी रहेगा, आपका पेट हेल्दी रहेगा। अगर आपका पेट हेल्दी रहेगा तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा। तो आपका माइंड बहुत शांत रहता है, एंड पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले बोला था। अगर माइंड स्ट्रांग रहेगा एंड रिलैक्स रहेगा, आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। वरना माइंड में घूमते रहेगा कि पेट खराब होकर रखा है, या मतलब अच्छे से हजम नहीं हुआ, वैसा अगर माइंड में आना स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में बहुत इंपैक्ट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है खाना अच्छा खाए। खाना अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक माइंड अच्छा चलेगा, और माइंड अच्छा चलेगा तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आने वाला है। सो एक मैं शायरी बोलना चाहूंगा इसके लिए, सारे बच्चों के लिए, कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये आसमान में फैले उनके पर बोलते हैं, वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं यारो, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सो क्या अभिनव जी बात। का जैसे हुनर बोल रहा है, वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स जो है या जो भी सुनने वाले हैं, आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे और जमाने में आपका हुनर जरूर बोलेगा। एक शायरी जो है वो मुझे अभी भी याद आ रही है, वो मैं मेरे लिए बोलना चाहूंगा कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है, पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो रखा है मैंने जमीन पर सिर्फ कदम, आसमान की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, इस नाम की असली पहचान बनाना भी बाकी है। बहुत खूब कहा सो आपने। ये जो है थैंक यू, थैंक यू। सो ये जो है मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, जीवन में आप बहुत कुछ हासिल करोगे। अरे अभी तो शुरुआत हुई है जिंदगी की, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है जिंदगी की। अभी तो हमने 20-22 साल, ये कोई उम्र है? अभी तो आपको 50 साल और जीना है। आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, तो नेगेटिव कभी मत सोचिए जीवन में, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। कभी नहीं। ओके, इसी के साथ हम आप बच्चों के कुछ सवाल लेना चाहेंगे। ओके व्यूअर्स, आपके मन में जो भी सवाल है आप अभिनव जी से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं भी वो जवाब आप मुझसे पूछना चाहे तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल जो आपके मन में है प्लीज कमेंट कीजिए, उन सवालों का हम जरूर जवाब देंगे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं मेरे को कमेंट काफी अच्छे बच्चे कर रहे हैं, व्यूअर्स बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। ओके, कोई भी कमेंट्स जो आपके मन में है वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल जो आपको आप पूछना चाहते हो पूछिए। ओके, नमन का सवाल है, लेट नाइट स्टडी प्रीफर करना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग? आपका क्या ख्याल है अभिनव जी इसके बारे में? जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करते हो, आपका माइंड बहुत उसमें शांत रहता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करते हो तो आपका माइंड बहुत शांत रहता है एंड बहुत रिलैक्स रहता है, क्योंकि आप एक आप 6 आवर्स 7 आवर्स अपना स्लीप लेते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, उसमें जो ऊर्जा होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, एंड वो डायरेक्टली आपके माइंड को भी एक मतलब एक पॉजिटिव वे में आपको ले जाती है, एंड अच्छे से कुछ करने का आपको इंस्पिरेशन देती है। और सुबह पढ़ने से आपका माइंड शांत रहेगा, वातावरण शांत रहेगी, नो डिस्टर्बेंस रहेगा, तो ऑब्वियसली पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होता है वो चीज। ओके, मैं इस पॉइंट के ऊपर कुछ ऐड करना चाहूंगा
ओके प्रिया, हम आपका सवाल लेते हैं। एक बस मैं मेरा पॉइंट ऐड कर दूं। इसमें ऐसा है कि जहां तक मुझे लगता है कि नाइट स्टडीज आपको अवॉइड करनी चाहिए बच्चों। हमेशा जो अर्ली मॉर्निंग की स्टडीज रहती है 4 to 6 वाली, वो ही करनी चाहिए। उसका रीजन है, जैसे हमको आज तक हमारे पेरेंट्स बोलते गए हैं कि जो सुबह का मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है? जब भगवान खुद जो है उठते हैं, जब भगवान अपने नित्य क्रम करते हैं, जो भी है भगवान उस समय, आप अगर देखोगे बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं वहां पे सुबह ब्रह्म आरती की जाती है। सो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ज्यादा रिलेशन है हमारी पढ़ाई के साथ भी। और जो अभिनव जी ने अभी कहा कि हम जब रात को उठते हैं, 6-7 घंटे के बाद, तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश है। और रात को पढ़ाई करते तो होता क्या है कि दिन भर की हमारे जो दिमाग में चलता है वो रात को उस समय दिमाग में आएगा, तो एग्जैक्टली। आपका एफिशिएंसी उतना नहीं रहता है। और एक मेरी एडवाइस मानिए, सुबह उठ के एक बार देखिए, सुबह 4 से लेकर 7 के बीच में आप पढ़ाई करिए, वो 3 घंटे आपके दिन भर के 6 घंटे के बराबर होंगे। और ये जब मैं पढ़ाई करता था, मैं भी ये करता था सुबह की पढ़ाई। सो प्लीज आप सुबह करिए। मैं इसमें एक और एक चीज बताना चाहूंगा। जब आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हो, अगर साथ में अगर आप 15 मिनट मेडिटेशन कर सको, कोई भी लोम विलोम या कोई भी व्यायाम, तो आपके जो फोकस है, जो आपका कंसंट्रेशन पावर है, उसको दुगना कर देगा। एंड आपके माइंड को जैसे